बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वल्लमनी मा यनफ़अनी अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका फ़हमन नबिय्यीन व हिफ़्ज़ल मुरसलीन वल मुक़र्रबीन अल्लाहुम्मा ला सहलन इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहलन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। और आज हम अपनी क्लास दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं। लास्ट संडे हमने इंट्रोडक्शन टू अज़ूर पढ़ा था, थोड़ा बहुत जनरल टॉक्स हुई थी और उसी के ऊपर एक रिकॉर्डिंग भी थी, वो शेयर कर दी गई है इंशाल्लाह। अभी ये बेसिकली हमारा जो पहला थीम चल रहा है उस थीम का नाम है अज़ूर फंडामेंटल पार्ट 1 और इसमें सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स आपको बताए जा रहे हैं। ये 3 मॉड्यूल्स पर है। पहला मॉड्यूल हमने पिछले हफ्ते कर लिया था। ये 2 मॉड्यूल्स अगर आज दोनों हो जाएंगे तो अच्छा है, वरना एक ही मॉड्यूल हो जाएगा, लेकिन कुछ ज़्यादा बड़े नहीं है। आज हम बात करेंगे, पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि बेसिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। मतलब उसमें ना अज़ूर का जिक्र है, ना उसमें AWS का जिक्र है, ना गूगल का जिक्र है, किसी का कोई क्लाउड वेंडर का जिक्र नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या हैं और हम क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग पे आए। अब जब हमने पिछली पिछली निशिस्त में हमने ये बहस मुकम्मल कर ली, ये क्लाउड कंप्यूटिंग के फायदे क्या हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें क्या क्या चाहिए, तो अब हम आज देख रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट अज़ूर है वो इस सिलसिले में क्या करता है, उसका 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 फ्रेमवर्क क्या है। तो आज हम अज़ूर के ऊपर थोड़ी सी फंडामेंटल लेवल पे बात करेंगे। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये शुरू करता है कि क्लाउड के मॉडल्स कितने होते हैं। ठीक है, देखें पहले ज़माने में, जो अगर आप पहले समझ लें कि जब हम बड़े ऑफिसेज होते थे, बैंक्स होते थे, तो बैंक्स के अंदर एक एक लेवल पे या एक सर्वर रूम बनाया जाता था जो उस बिल्डिंग के अंदर होता था, वो सर्वर रूम। ठीक है, और सर्वर रूम के अंदर वो उन्होंने उसी तरह रैक खड़े किए होते थे, पावर सप्लाई होती थी, कूलिंग फैसिलिटीज होती थी, सिक्योरिटी होती थी, सर्वर्स होते थे, फायरवॉल, सारा सब कुछ होता था। लेकिन वो जो था आपका जो डेटा सेंटर उस बिल्डिंग के अंदर था, उसका सोल पर्पस ये होता था कि उस बिल्डिंग के ऑफिस को वो फैसिलिटी दे। ठीक है, अब HSBC की एक ब्रांच लंदन में है, लंदन में उन्होंने एक ऑफिस बना लिया, वो सब कुछ कर रहे हैं। अब HSBC एक बैंक है, उसकी एक ब्रांच मैनचेस्टर में चली है और वो उन्होंने मैनचेस्टर में भी ये किया। तो उनको ये अंदाजा हुआ कि यार हमारा डेटा जो है वो 2 जगह पे एग्जिस्ट करता है, लंदन के लिए लंदन ऑफिस के लिए लंदन में करता है, मैनचेस्टर के लिए मैनचेस्टर में करता है। तो ये मॉडल हमारे साथ काम नहीं करता क्योंकि हमारा डेटा सेंट्रलाइज नहीं है। ओके, तो फिर क्या किया गया, फिर कॉन्सेप्ट आया डेटा सेंटर का। डेटा सेंटर क्या हुआ कि यार हम अपने ऑफिस में डेटा सेंटर हम नहीं बनाएंगे, बल्कि एक शेयर्ड लोकेशन पे डेटा रखेंगे। लेकिन इस चीज को कनेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए थी, वो चाहिए थी आपको नेटवर्क कनेक्शन। अगर आपका इंटरनेट, आपका वैन नेटवर्क इतना फास्ट है जो आपको कनेक्टिविटी दे सकता है आपके आपके ब्रांच ऑफिस से लेकर आपके डेटा सेंटर तक, तो ये चीज पॉसिबल थी। तो ये चीज पहली पहली पहला स्टेप रखा गया कि यार डेटा सेंटर में हम एक सेंट्रलाइज्ड रख लेते हैं, और ताकि ये रेप्लिकेशन जो हमें हर ऑफिस में करनी पड़ती है कि HSBC का जो लंदन का ऑफिस है या मैनचेस्टर का ऑफिस है या ग्लासगो का ऑफिस है, हर हर ऑफिस के अंदर डेटा सेंटर ना बने, बल्कि एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आया। ओके, उस चीज पे एक 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 चीज बनी कि यार ये जो HSBC का जो डेटा सेंटर है ये खाली HSBC के लिए बनेगा। ठीक है, या ये लेवल या फ्लोर या ये उनके लिए प्राइवेट है। ये उसको कोई चीज और दूसरा कोई कस्टमर या दूसरी कोई एंटिटी इसको शेयर नहीं करेगी। लेकिन कुछ लोगों को था कि यार हमारा हमारा मॉडल, बिजनेस मॉडल ऐसा है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे प्राइवेट हो या हमारे लिए पब्लिक हो, हम शेयर पे भी काम कर सकते हैं। तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट दोबारा बना है पब्लिक क्लाउड का या पब्लिक डेटा सेंटर का,
कि एक एक कैबिनेट है, कैबिनेट के अंदर सर्वर डले हुए हैं, आपको एक सर्वर आपको दिया हुआ है, एक सर्वर किसी और को दिया हुआ है, या हो सकता है एक ही सर्वर के ऊपर दो दो लोगों की वेबसाइट होस्ट हो रही है, CNN की भी हो रही है, BBC की भी हो रही है, और एक ही सर्वर पे चल रहे हैं। तो ये मॉडल है हाइब्रिड। ठीक है, कि कहीं पे कुछ प्राइवेट है, कुछ पब्लिक है, या पूरा प्राइवेट है या पूरा पब्लिक है। ये डिफरेंट मॉडल्स आपके एग्जिस्ट करते रहे हैं डेटा सेंटर में। यही चीज एग्जिस्ट करती है वो हमारे क्लाउड पे, क्योंकि अब हम क्लाउड पे चले गए। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो फंडामेंटल बिजनेस मॉडल में जो शिफ्ट आई थी वो ये आई थी कि हम क्लाउड में कैपेक्स मॉडल से हट के ओपेक्स ऑपरेशनल कॉस्ट पे चले गए। और टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में अगर आप देखें तो क्लाउड एग्जिस्ट नहीं कर सकता था जब तक कि हाइपरवाइजर या वर्चुअल मशीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया, कि एक मशीन है, एक फिजिकल मशीन है, उसके ऊपर आपने एक हाइपरवाइजर की लेयर लगाई, और उस हाइपरवाइजर ने क्या किया कि आपको ये कैपेबिलिटी दे दी, ये सलाहियत दे दी आपको कि आप उसी बड़ी मशीन के छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं और छोटी छोटी मशीनें उसमें से बना सकते हैं, जो इस तरह चलती हैं जैसे कि एक खुद साख्ता एक अपनी मशीन हो, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है। लेकिन वो एक लॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट जरूर है, लेकिन फिजिकली तो एक ही मशीन एग्जिस्ट करती है। अब जब आप हम अजोर पे या AWS पे या गूगल पे ऐसा कोई काम करते हैं कि एक मशीन उनसे कहते हैं हमें चाहिए, और एक इजाज लेता है, एक नवेद लेता है, एक मैं लेता हूँ, एक आसिम भाई ले लेते हैं, एक शहजाद भाई ले लेते हैं। ऑल्दो कि हम 5 अलग लोग हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम एक ही मशीन को शेयर कर रहे हैं। तो ये जो मॉडल होता है कि जहाँ पे आप रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं, फिजिकल रिसोर्स को शेयर कर रहे होते हैं, इस मॉडल का नाम होता है प्राइवेट पब्लिक क्लाउड। इसमें आप चीजें इंटरनेट के थ्रू ले रहे होते हैं, आपको हर चीज इंटरनेट के थ्रू चीजें मिलती हैं, लेकिन आपकी अपनी रिसोर्स नहीं होती है, आपकी अपनी मशीन नहीं होती है, उस फिजिकल मशीन के ऊपर लोगों और भी लोग होते हैं। इसके बरक्स मॉडल है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड के में होता है कि अगर जो फिजिकल मशीन है वो प्योरली आपके लिए है, और हम आगे जाके देखेंगे कि किन सिनेरियोज में हम प्राइवेट क्लाउड को यूज करते हैं, कि वो हम उनसे कहते हैं कि नहीं, ये हमें फिजिकल मशीन दो। हम अजूर वालों से या AWS वालों से, गूगल वालों से कहते हैं कि हमें एक डेडिकेटेड मशीन दो, और उस डेडिकेटेड मशीन के अंदर हम जो चाहें करेंगे, लेकिन आप लोगों को और किसी कस्टमर के साथ शेयर नहीं कर सकते। ये प्राइवेट क्लाउड है। एक तीसरा मॉडल निकलता है हाइब्रिड। उसमें ये होता है कि कुछ चीजें आप प्राइवेट रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, आपकी एक मशीन है, आपकी मशीन उसके ऊपर कोई एप्लीकेशन चल रही है, वो आपकी एप्लीकेशन है, वो आपकी मशीन है, उस पर कोई और कस्टमर नहीं है, लेकिन आप एक एक स्टोरेज फैसिलिटी है, आप उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उस स्टोरेज फैसिलिटी को हो सकता है दूसरी कंपनी भी यूज कर रही है। ठीक है, आप आपकी एप्लीकेशन करती क्या है, आपकी जो मशीन पे जो एप्लीकेशन है वो जाती है, वो वहां से डेटा उठाती है उस स्टोरेज के ऊपर से, और आपके एप्लीकेशन उसको प्रोसेस करता है। ये डेटा लाना और प्रोसेस करना ये आपकी मशीन का अपना काम है, ये प्राइवेट है। लेकिन क्योंकि वो जो डेटा रखा गया है वो एक पब्लिक जगह पे रखा गया है, तो इसलिए ये पूरा मॉडल हाइब्रिड मॉडल बन जाता है, यानी कि इसमें कुछ एलिमेंट्स प्राइवेट के हैं और कुछ पब्लिक के हैं। ये भी आगे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो यहाँ पे समझने का ये है कि क्लाउड 3 मॉडल पे काम करता है। और दो यहाँ पे 2-3 बातें याद रखिएगा सबके लिए। जब हम क्लाउड मॉडल्स की बात करते हैं तो सिर्फ 3 चीजें हैं, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड। ठीक है, एक और एक और कॉन्सेप्ट आता है, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ क्लाउड, वो IaaS, PaaS और SaaS, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मॉडल्स हमेशा एग्जाम के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यूज के लिए या किसी भी चीज के लिए अंडरस्टैंडिंग क्लाउड मॉडल्स जो हैं वो 3 हैं, पब्लिक, प्राइवेट और हाइब्रिड। ओके, इसी तरह अब ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पब्लिक क्लाउड क्या होता है। पब्लिक क्लाउड में ये होता है कि आपका कैपिटल एक्सपेंस नहीं होता, एप्लीकेशन बहुत जल्दी आपको मिल जाती हैं। आप अभी जाके मशीन ले लें, आपको मिल जाएगी, आप अपनी एप्लीकेशन खड़ी करें, उसको यूज करें, और ऑर्गेनाइजेशन वही पे करती है जो इस्तेमाल करती है। ये पब्लिक क्लाउड है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि वो जो हार्डवेयर होता है वो आपके लिए अपना होता है। अब पब्लिक क्लाउड में तो यह है कि आपने एक मशीन ली, उसको चलाई, आपको पसंद नहीं आया, आपको पसंद नहीं आया, आपने रात में उसको शट डाउन कर दिया, तो रात
जब जब से आपने शट डाउन किया है, सुबह तक जब तक आप उसे ऑन नहीं करेंगे, आपको कोई भी बिलिंग नहीं पड़ेगी, आपका मीटर डाउन है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर वही मशीन प्राइवेट में होती है तो वो आपके लिए रिजर्व की हुई होती है। अब आप भले उसको इस्तेमाल करें ना करें, आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है, क्योंकि वो रेंटल है। जैसे आपने उबर की कार ले ली है किराए पे, करीम की कार है, आपने कह दिया है, 2 मॉडल है कि भाई जितना मैं चलाऊंगा उतने में पैसे दूंगा। अब पता कैसे चलेगा भाई? आपकी जो इंजन की जो मीटर है वो चलता रहता है, तो जितना आप किलोमीटर या माइलेज चलाएंगे उसके हिसाब से उसका रेंट दे देंगे। दूसरा मॉडल, अनलिमिटेड माइलेज पे आपको गाड़ी दे दी है, गाड़ी आपकी है, अब आप उसको महीना भर मत चलाएं, लेकिन आपको उसका किराया देना है। तो यह है प्राइवेट मॉडल। तो इसमें हार्डवेयर आपका होता है, आपको दे दिया जाता है, और वो आपको उस पर आप चलाते हैं या नहीं चलाते वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको दे। लेकिन उसका फायदा क्या होता है कि जिस कंपनी को ये हार्डवेयर मिलता है उसकी पूरी, कौन चला गया? नवेद नवेद चला गया, मैंने लोगों को कल पता वो कह कहाँ रहा चला था गया। वो घर देखने जाएगा शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास उसका कंप्लीट कंट्रोल होता है। और ये चीज अभी हम आगे जाके देखेंगे कि कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट क्या क्या फर्क होता है। फिर अगर हार्डवेयर आपका हो गया है तो जाहिर सी बात है, फिर उसकी हार्डवेयर की मेंटेनेंस भी आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये प्राइवेट के हैं। हाइब्रिड जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, उसमें आप अपनी एप्लीकेशन चलाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन एक हद तक आपके पास उसके अंदर कंट्रोल भी होता है, लेकिन अज्योर वाले या दूसरे उसकी हार्डवेयर मेंटेनेंस वो करते हैं। तो वो हाइब्रिड के सिनेरियो में चला जाता है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है कि एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, और ये वो चीजें आती हैं जो हम अक्सर रोजमर्रा की जिंदगी में ये हम ये बातें करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें फर्क है, जो टेक्निकल फर्क भी है और थोड़ा बिजनेस फर्क भी है। हायर अवेलेबिलिटी एक कॉन्सेप्ट है, जिसको हम थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करेंगे। स्केलेबिलिटी एक ऑप्शन है, इलास्टिसिटी एक ऑप्शन है, एजिलिटी एक ऑप्शन है, जियो डिस्ट्रीब्यूशन और डिजास्टर रिकवरी। ये 6 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सब लोगों के लिए काम ये है कि इसको घूटा लगा के पी जाए कि अज्योर वाले 6 क्लाउड एडवांटेजेस क्या बता बता रहे हैं। ऐसे और भी हो सकते हैं, हो सकता है मैं आपको अपनी जबान में बताऊं तो मैं बोलूं 2-3 में ही इनको, मतलब 2-3 को मिला के एक ही बना दूंगा। लेकिन समझने के लिए बेहतर है कि कम से कम हमारे पास 4, हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, जियो डिस्टर्बेंस और डिजास्टर रिकवरी, ये 4 बड़े बड़े एडवांटेजेस होते हैं, और इसको अभी हम देख लेते हैं। मैं मेरा ब्लैक बोर्ड शेयर कर लो। हायर अवेलेबिलिटी, HA, इजाज भाई क्या डेफिनेशन है आपके उसमें? फिजिक्स। हाँ हेलो। हाँ यार हाँ। वो म्यूट था और मैं अपनी कहानियां कर रहा था। हम्म, तो अच्छा हाई अवेलेबिलिटी, ये ये वो है ना कि अगर आप 2 सिस्टम लगे हुए हैं और वर्चुअल आईपी के ऊपर आप एक्सेस कर रहे हैं, तो अगर एक डाउन हो भी जाता है तो उसके अंदर दूसरा अवेलेबल होता है, वो फौरन आईपी आईपी चेंज हो जाती है। हम्म। वर्चुअल आईपी के ऊपर गेम होता है सारा। या रिडंडेंसी। या यस। यस, ये हो सकती है बिल्कुल। दूसरे अल्फाज कह लो फॉल्ट फेल टॉलरेंस, फॉल्ट टॉलरेंस, फेल ओवर कह सकते हैं। फेल ओवर कह सकते हैं। आसिम भाई। ये जैसे आपने कोई एसएलए किसी कंपनी के साथ सर्विस लेवल एग्रीमेंट जो है उसके बिहाफ पे, जैसे आपका हाई अवेलेबिलिटी हो कि उससे जिस तरह का आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट हुआ हुआ है उस तरह आप उसका रिडंडेंसी उसको देते हैं, उसकी सारी अवेलेबिलिटी देते हैं, सारी सर्विसेज जो देंगे उसको, तो
उस हिसाब से उसको उसकी हाई अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है योर में। ठीक है, लेकिन होता हाई है अवेलेबिलिटी की अपनी डेफिनेशन क्या है? कि वही रिडंडेंसी है उसकी, उसका यही है कि बैकअप पे लगा हो कि हर यूनिट, ठीक है, तो उसको बिल्कुल मतलब कि डायरेक्टली अप्रोच हो, ठीक है, रिसोर्सेज की। बिल्कुल। बेसिकली ये हार्ट बीट पे काम करता है। हाँ, मतलब ये आप समझ लें कि ये ये आपका घर है और ये आपकी डेस्टिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे जाने के आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। अगर ये रास्ता बंद है तो आप फिर भी इस रास्ते से जा सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपके पास, अगर आपके पास वही एक रास्ता और वही बंद हो जाए तो आपकी हर चीज बंद हो जाती है, ठीक जी है। अमिल भाई। जी शायद भाई। जी अमिल भाई, मैश टोपोलॉजी पढ़ा करते थे हम लोग, उसमें भी ऐसे ही होता था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैश टोपोलॉजी यही है कि आपका उसमें रेडोडेंट पॉइंट होते हैं। बिल्कुल आपका ये स्विच लगा हुआ है, आपका ये स्विच लगा हुआ है, जी जी आपने ये दो तार लगाए हुए हैं। अगर ये तार टूट जाए तो आपका ये अपलिंक बन जाता है। जी बिल्कुल, ये आप नेटवर्क को डाउन नहीं होने देता। डाउन नहीं होने देता। तो हायर अवेलेबिलिटी यही चीज होती है कि वो आपको रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब आप देखें, आपको ये डेटा सेंटर है, इस डेटा सेंटर के अंदर इजाज को याद होगा जब हम बनाते थे तो हम अपने प्रोवाइडर से कहते थे हमें दो आईपी चाहिए, एक प्राइमरी आईपी होता था, एक सेकेंडरी आईपी होता था, ठीक है। दोनों आईपी आके हमारे राउटर के ऊपर आते थे, ठीक है। राउटर से आगे नीचे हमारे सारी चीजें लगी होती थी। आइडिया क्या था कि अगर ये आईपी बैठ जाए तो हम इस आईपी के ऊपर चला सकते, ठीक है। लेकिन चूंकि हम एक ही राउटर इस्तेमाल कर रहे थे तो हमारा सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर था, सिंगल पॉइंट फेलियर, कि अगर ये हमारा हार्डवेयर क्रैश कर गया तो भले हमारे पास दो आईपीज हैं उसको कोई फायदा नहीं। तो उस रिडंडेंसी को पूरा करने के लिए क्या ऑप्शन होता था, बेस्ट प्रैक्टिस, कि आप दो राउटर लगाएं, एक तो यहाँ पे आईपी दें और एक तो इसका आईपी दें। अगर सही है, अगर ये बंद हो जाए तो ये आईपी चलता रहेगा, और अगर ये पूरा सही है, स्विच घूम जाए तो ये स्विच चलता रहेगा। लेकिन सही। ये रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, हायर कॉस्ट, ठीक है। यानी कि आप हर चीज दो दो ले रहे हैं ना, आप बैकअप, या आप ले रहे हैं। अब आपने अगर 16 लाख रुपए का पूरा डेटा सेंटर अपने बैक बनाया हुआ है और आप अपने मैनेजर और डायरेक्टर को बोलते हैं कि नहीं यार एक काम करो, फॉल्ट टॉलरेंट और रिडंडेंसी के लिए हर चीज दो दो ले लो, तो 16 लाख को आपने कर दिया तो 32 लाख का बिल बन गया, कोई भी नहीं आपको हाँ करेगा। क्लाउड भी क्या किया, क्लाउड वालों ने ये चीज अपनी जिम्मेदारी ले ली, वो भले अज्योर हो या वो AWS हो या वो गूगल वाले हो, जो भी दुनिया के बड़े बड़े क्लाउड वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं नहीं आप फिक्र ही ना करें सर, आप हमसे गाड़ी ले लें, अगर वो गाड़ी खराब हो जाएगी तो हम आपको दूसरी गाड़ी दे देंगे, आपका काम नहीं रुकेगा। सही है, यानी कि आपको क्या मिला, पीस ऑफ माइंड, कि यार टेंशन नहीं, सही। ठीक है। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल दूं, हमारा मलेशिया में जो हमने अज्योर का डेटा सेंटर है वो है सिंगापुर में, ठीक है। और इस लेट मी हमारा डेटा सेंटर है, अब खैर अभी एक चीज हमने नहीं पढ़ी है वो आगे चल के पढ़ेंगे, शायद मैं अभी थोड़ा सा बता दूं। डेटा सेंटर अवेलेबल जोन और रीजन, ये तीन चीजें होती हैं, इनमें थोड़ा सा फर्क होता है जो समझने वाला होता है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा ये अभी इन्होंने इस कोर्स में इस लेवल पे अभी नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता दूंगा ये क्या होता है। देखें, बिल्कुल इसको मिटाई दूंगी, डेटा सेंटर पढ़ लें। डेटा सेंटर अभी तक हम पढ़ते आए कि क्या मतलब है, कि वो जगह पे जहां पे आपकी होस्टिंग फैसिलिटी है, कोलोकेशन, ठीक है। और आप इसके ऐसा करें, शहजाद भाई क्योंकि लाहौर से हैं, पंजाब से हैं,
तो हम ले लेते हैं लाहौर में। तो भाईजान शहजाद भाई, लाहौर में जी अहमद भाई, DHA पे ये डेटा सेंटर बना हुआ है, ठीक है जी सर। बिल्कुल सही। जी सर। लाहौर के DHA में से दूसरा समझ लें कैवलरी है, वहां क्वेलरी पे ग्राउंड। कैवलरी ग्राउंड एक इलाका है, ठीक है। जी जी। वहां पे आपने एक डेटा सेंटर और बना लिया, ठीक है सर। यार वो एक आजम बस्ती के करीबी बना दे यार, क्या कर दें? एक आजम बस्ती के करीबी बना लो। अच्छा, आजम बस्ती भी जिंदाबाद। तो एक DHA में बना लिया, एक कैवलरी ग्राउंड के सामने बना लिया, ठीक है सर। फिर आपने जी जी। तीसरा डेटा सेंटर बना लिया लिबर्टी। आजम ये तीनों क्या हैं? डेटा सेंटर है, ठीक है। अलग अलग 3 डेटा सेंटर हैं। अगर अगर इन 2 डेटा सेंटर के दरमियान फासला 10 किलोमीटर से ज्यादा है, अगर, तो फिर इन तीनों के कलेक्शन को हम कहते हैं अवेलेबिलिटी जोन। क्या कहते हैं? इजी अवेलेबिलिटी जोन। अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मोर देन 1 डेटा सेंटर होता है, लेकिन वो डेटा सेंटर 10 किलोमीटर से ज्यादा फासले पे होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं लंदन की बात कर लूं, तो हमने इल्फर्ड पे बना दिया एक डेटा सेंटर, एक हमने ईस्ट हैम पे बना लिया डेटा सेंटर। और यार नाम बता जेक्स। यार एक साउथ हॉल में भी बना एनफील्ड, हुआ है यार, साउथ हॉल में बना हुआ है। नहीं 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 एनफील्ड 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 फॉरेस्ट करीब गेट कर ले। राउंडफर्ड कर लो, करीब करीब कर लो। मुझे करीब ही करना था, इसलिए मैं दूर नहीं जा हाँ रहा जी, था, एनफील्ड। भी हाँ। बोल सकता था, ठीक है। अब ये 3 डेटा सेंटर हैं जो कि 10 किलोमीटर के फासले पे एक दूसरे से हैं। अकेले में बात करूंगा तो ये DC है, लेकिन जब मैं इन तीनों को देखूंगा तो ये AZ है, ठीक है। ओके, तो हमने एक बात कर ली कि DC क्या होता है, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है। अब आ जाते हैं रीजन। DC, AZ, रीजन। रीजन के लिए 100 किलोमीटर्स का डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम। AZ के लिए 10 किलोमीटर का फर्क होना चाहिए, ठीक है। अब अब मैं अगर पहले पाकिस्तान की बात कर लूं, तो लाहौर में एक डेटा सेंटर, एक ये है लाहौर के अंदर लिबर्टी, कैवलरी ग्राउंड और DHA 3। अब यहां पे आ जाएं इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में 3 डेटा सेंटर है, ब्लू एरिया, जो भी दूसरे तीसरे इलाके, मुझे इतना इस्लामाबाद का पता नहीं। कराची, लेकिन कराची तो 100 किलोमीटर से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। नाजमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस 3। जब मैं इन तीनों को देखता हूं तो ये है AZ। जब मैं सिंगल को देखता हूं तो ये डेटा सेंटर, लेकिन जब मैं इन तीनों को देखता हूं तो ये है रीजन। ये बात सबके समझ में आ गई है? कोई जी कंफ्यूजन है? अहमद भाई। इजाज भाई, आसिम भाई, नवेद, इजाज। जी जी। जी अहमद भाई समझ आ गई। ओके ओके। अब देखें हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, DC, AZ, रीजन क्यों पढ़ रहे हैं। अज्योर वाले आपको ये कहते हैं, जैसे उन्होंने हमें कहा कि भाई हमारा जो डेटा सेंटर है वो है कहाँ पे, सिंगापुर में।
ये क्या है? रीजन। सिंगापुर रीजन के लिए एक से ज्यादा अवेलेबिलिटी जोन चाहिए होते हैं आपको। तो ये AZ1, AZ2 और ये AZ3। लेकिन रीजन बनाने के लिए अगर आपके पास एक ही अवेलेबल जोन है तो वो रीजन नहीं बनता कभी। ठीक है, आपको 2 अवेलेबल जोन चाहिए होते हैं एक रीजन बनाने के लिए। तो सिंगापुर के अंदर अजोर के पास 3 अवेलेबल एजी हैं और हर एजी के अंदर कोई कहीं पे 4 डेटा सेंटर हैं, किसी जगह 5 डेटा सेंटर है, कहीं 6 डेटा सेंटर। मैं वो नहीं बना रहा है। वो क्या कहता है अजोर हमें? अजोर कहता है आप सिंगापुर के इस एजी में अपना डेटा डालें, हम खुद ब खुद उसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे। हम खुद करेंगे, आप सिर्फ इसको मेंटेन करें। हम वो पूरा प्रोडक्शन जितना भी होगा हम उसको दूसरे रीजन्स अवेलेबल जोन्स पे रेप्लिकेट कर देंगे। मतलब अगर फर्ज करें AZ1 के अंदर 3 डेटा सेंटर हैं और तीनों को तीनों उड़ गए, किसी दिन बिल्कुल उड़ गए, अर्थक्वेक आया, पूरा ये रीजन चला गया, मेरे डेटा को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी सर्विस को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे यूजर्स को पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या, क्योंकि मैं AZ2 से लॉगिन चीजें चल पड़ेंगी या AZ3 से लॉगिन चीजें चल पड़ेंगी। पूरा यानी कि अब आप सोचें, हम एक सर्वर की बात नहीं कर रहे, हम पूरे अवेलेबल जोन को रेप्लिकेट कर रहे हैं। और ये काम मैं नहीं कर रहा, ये माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है और वो भी फ्री में कर रहा है। ठीक है, यानी कि ना मुझे कोई ज्यादा इक्विपमेंट लेना पड़ रहा है, ना ही मुझे कोई ज्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ रही है, ना ही मुझे कोई ऑपरेशनल हेडेक उठाने की जरूरत है। ये काम ऑटोमेटिकली कौन कर रहा है? ये मेरे लिए। दूसरी चीज, हमने बोला ना हमें इससे मजा नहीं आया। उन्होंने बोला ठीक है, ऐसा करें, आप AWS के पास मत जाइएगा, हम आपको बहुत ऑफर अच्छी दे देते हैं। हम आपको पेड रीजन देते हैं। पेड रीजन में क्या है कि एक हांगकांग है, दूसरा कंट्री, जो काम भी आप सिंगापुर के एक AZ में कर रहे होंगे, हम उसको ना ही सिर्फ सिंगापुर के 2 AZ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बल्कि हांगकांग के अंदर भी आपको डेटा रेप्लिकेट कर देंगे। मतलब अगर खुदा ना खास्ता पूरा सिंगापुर उड़ गया, खत्म हो गया, सुनामी आ गई, बम पड़ गया, कुछ भी हुआ कि सिंगापुर का नाम और निशान खत्म हो जाए, तो मेरा डेटा फिर भी हांगकांग से चलता रहेगा। कौन संभाल करेगा नहीं करेगा ये दूसरी बहस होगी, लेकिन ये है पेड रीजन। यानी कि अजोर उस लेवल पे पहुंच के आपको दे रहा है कि यार आप टेंशन मत लें, आप सिंगापुर के एक हिस्से पे अपनी सर्विसेज चलाएं, यहाँ पे उसको विद इन सिंगापुर हम रेप्लिकेट करेंगे, ताकि अगर हमारा यहाँ के डेटा सेंटर खत्म हो जाए तो आप यहाँ से चल जाए, लाहौर खत्म हो जाए तो इस्लामाबाद चले, इस्लामाबाद खत्म हो जाए तो कराची चले, फॉर एग्जाम्पल। और अगर अल्लाह ना करे कि पूरा पाकिस्तान ही उड़ गया तो कोई मसला नहीं, हम दुबई में भी बैठे हुए आपका डेटा हम दुबई से चला देंगे। अच्छा अहमद, जैसे AWS में होता था, AWS में हम लोग मैंने कंप्यूटर सर्विस में EC2 चला रहा हूँ और मैं उसको चला रहा हूँ लंदन के जोन के अंदर। तो इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने वही जोन को, आपने जोन बेसिकली इज अ डेटा सेंटर, तो आपने उसमें से इसने इसको माइक्रोसॉफ्ट इसको खुद ही रेप्लिकेट कर रहा है। जैसे AWS में होता था, हमें रेप्लिकेट करवाना होता था, हमें 2 जगह बजा के बनाना होता था, उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट उसको खुद ही कर रहा है। यस, मच बेटर। यस, यस। इस चीज पे जो अगर कल कोई तुमसे ये सवाल पूछे कि यार, जो हमसे इंजीनियरिंग लेवल पे पूछा जाता है कि यार हम किस क्लाउड के पास जाएं, हम अजोर पे जाएं या AWS पे जाएं या गूगल पे जाएं, तो किस तरह आंसर करोगे इस बात को? बात ये नहीं है कि
ये कौन सा बेहतर EC2 दे रहा है या वो है, बात ये है टॉप लेवल बिजनेस में ये देखा जा रहा है कि कौन हमें ज्यादा फैसिलिटीज दे रहा है। तो फैसिलिटी अगर भी तुम दे, सोचो कि क्या और मेरे डायरेक्टर को इससे कंसर्न है कि EC2 की मशीन कौन सस्ती दे रहा है कौन महंगी दे रहा है, या उसको ये ज्यादा और लगता है कि अगर पूरा सिंगापुर भी उड़ गया तो हमारा हांगकांग। उसको तो जरा पता है, डेटा डेटा अवेलेबिलिटी से सबसे ज्यादा मतलब है ना कि उसको जिस वक्त डेटा यूज करना हो उस वक्त डेटा उसको मिल जाए, यस, कोई प्रॉब्लम ना है। एनीवे कोई दैट्स प्रॉब्लम ना रियली 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 गुड। है। यस, ठीक है। लेकिन ये एक ये हमारे लिए लेकिन चैलेंजिंग है। लेकिन ये हमारे अहमद एक चीज बता, एक चीज सवाल है। जैसे मैं काम कर रहा हूँ बैंक्स के लिए, अगर फर्ज करो बैंक की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और बैंक्स जो हैं वो अपना डेटा, जैसे आरबीएस है, फर्ज करो आरबीएस अपने डेटा निकलने नहीं, किसी और जगह पे यूज नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो अगर एजोर खुद ही रेप्लिकेट कर रहा है तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, क्योंकि यस बैंक का डेटा प्रॉब्लम उठ है। के दूसरी जगह जा रहा है, दूसरे रीजन में जा रहा है, दूसरे मुल्क जा रहा है उठ के। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने, मैं वहीं पे आ रहा था कि ये जो सेटअप है ये हमारे लिए चल रहा था पिछले 3 साल से। हम्म, ठीक है, हांगकांग क्या है? चाइना। हम्म, ठीक है, हम्म। चलो एक एक सवाल दूसरा, मैं एक चीज बताऊं। चाइना का क्लाउड ही डिफरेंट है ना, वो गवर्नमेंट क्लाउड डिफरेंट। नहीं, चार चार ग्रिड होते हैं हमेशा। कंप्लायंस, लेटेंसी, सर्विस अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट। ये आपके डिसीजन बॉक्सेस हैं चार, किसी भी क्लाउड में ले लो, एग्नोस्टिक है। ठीक है, पहली चीज क्या देखी जाती है? कंप्लायंस। जैसे तुम बात कर रहे हो तुम्हारे बैंक की है, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की बताता हूँ कि मैंने तुम्हें अभी बताया कि एक हमारे पास रीजन है सिंगापुर, और उसको पेयर्ड कर दिया है किससे? हांगकांग से। यस, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होनी चाहिए ना कि अगर पूरा सिंगापुर भी डूब गया तो हमारा डेटा कहाँ पड़ा हुआ है? ऑटोमेटिकली हांगकांग में। लेकिन हांगकांग क्या है? हांगकांग है चाइना। यहाँ पे इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, नोबडी इज ट्रस्टिंग चाइना। तो हमारी कंपनी के लीगल ने ये डिसीजन लिया है पिछले साल कि हम कोई भी डेटा हांगकांग में नहीं रखना चाहते। अब ये बहुत बड़ा मसला बन गया है हमारे लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफॉल्ट आपको क्या बेच रहा है? हांगकांग एज अ पेड रीजन। ये उनका बंडल्ड, वो कहते हैं ना, ऑफरिंग है। ये आपको चेंज थोड़ी कर सकते वो। हम उनको ये तरीके कह रहे हैं कि अगर आपने हमारे लिए नहीं किया तो हम माइक्रोसॉफ्ट से अकाउंट ही खत्म कर देंगे आपका। तो इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट हमें एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है हमारे साथ स्पेशल, कि वो हमें सिंगापुर से जापान पेड रीजन बना के दे, ना कि हांगकांग। लेकिन वो क्यों कर रहा है? क्योंकि हम कौन है? मेरी तो कोई औकात नहीं है, हम पेट्रोनास से बने। पेट्रोनास वो कंपनी है जो कि जो वर्ल्ड टॉप 500 कंपनीज जो इन्वेस्ट करती हैं क्लाउड में अजोर के साथ, वो टॉप 100 में आती है। इतना पैसा माइक्रोसॉफ्ट को दे रही है। ठीक है, अपने क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब माइक्रोसॉफ्ट को वो ये तड़ी देता है पेट्रोनास के, अगर आपने हमारे लिए नहीं किया तो हम अपना अकाउंट खत्म करके AWS या गूगल पे चले जाएंगे, तो आपको क्या लगता है माइक्रोसॉफ्ट ये बोलेगा कि अच्छा भाग जाओ? वो कहेगा नहीं नहीं सर, हम कुछ करते हैं आपके लिए। तो ये जो मसला आ रहा है जो तुम बात कर रहे हो, जैसे बैंक है, बैंक अपना डेटा बाहर नहीं रख सकता, तो वहां पे स्पेशल स्पेशल हैंडलर्स होते हैं, कंट्रोल होते हैं, आप उसको डिसेबल कर सकते हो। लेकिन हमारा मसला ये नहीं कि हम डिसेबल करना चाहते हैं हांगकांग को। हम ये चाहते हैं कि जो फैसिलिटी हांगकांग में मिल रही है वो हमें दूसरे रीजन में मिले, जापान में। वो अभी सही वो है नहीं, तो उसके साथ वो सही। पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। तो ये अपना, फिर जवाब मिला अपना इस सवाल का।
यप, रिस्क फैक्टर है। ओके, शहजाद भाई आप हमारे साथ हैं, खो गए? जी अहमद भाई मैं सुन रहा हूँ नहीं सर, जी, मैं देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। देखती आंखों सुनते कानों को तारिक अजीज का सलाम। तारिक अजीज का सलाम। है आसिम भाई, जी जी चुस्कियां सर, तो नहीं सुनो। ली जा रही हैं आज? नहीं नहीं सर, बिल्कुल। ये वीडियो इसलिए ऑफ की थी कि वीडियो से ना थोड़ा सा आवाज जो थी ना कट रही थी, नहीं नहीं तो सर, मैंने इसलिए ऑफ कर दी। मैं पिंग टेस्ट करते रहना है सबको कि कौन नहीं चुस्कियां नहीं लगा रहा बस है। इजाज नहीं भाई तो ने लगाने अहमद शुरू भाई कर दी। क्लास के एंड पे कार भी निकलेगी। सर वो तो निकलती है, हमेशा ही निकलती है। कार ग्रोसरी के लिए निकलेगी। गाय ग्रोसरी की निकलेगी। ओके, तो अभी मैंने इस 4 ग्रिड में सिर्फ अभी कंप्लायंस की बात करी है, लेटेंसी, सर्विसेबिलिटी, कॉस्ट में इंशाल्लाह जैसे जैसे चैप्टर चलेगा हमारा ये उस पर बात करेंगे। तो ये आज हम कहाँ से हमने बात शुरू की थी कि हम पढ़ रहे थे हायर अवेलेबिलिटी, यानी कि आपके पास अगर आपका एक चीज बंद हो जाए तो आपके पास खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इतने रास्ते हैं कि आपकी चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, ये है हायर अवेलेबिलिटी। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है स्केलेबिलिटी। जी जाद भाई, नहीं नवेद भाई से पूछेंगे आज हम। नवेद भाई जी भाई, जरा स्केलेबिलिटी की डेफिनेशन बता दें। स्केलेबिलिटी हमारी जो है दो तरह की होती है, इसके हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और सर मैंने वर्टिकल स्केलिंग। डेफिनेशन पूछी है। अच्छा, डेफिनेशन फुट्टा फुट्टा। स्केलेबिलिटी भाई ये है भाई कि किसी भी उसकी कंप्यूट पावर जो है आपकी मशीन की बढ़ाई जा सके या कम की जा सके, बल्कि बढ़ाई जा सके। अगर कम की जा सके तो वो फिर इलास्टिसिटी में आ जाता है। तो सर आप स्केलेबिलिटी ये होती है कि तो मर्दाना कमजोरियों पे चले गए यार। अगर उसकी कंप्यूट पावर बढ़ा सके तो उसको जो है स्केलेबिलिटी कहते हैं। तो जैसे स्केल अप करना है, जैसे इसकी सीपीयू, रैम, हार्ड ड्राइव वगैरह बढ़ाना है, तो वो स्केल अप कहलाएगा। स्केल अप हो जाती है इसकी कैपेसिटी, यानी कि मुझे एक सर्वर की जगह 2 सर्वर चाहिए एप्लीकेशन रन करने के लिए, 4 सर्वर चाहिए, 10 सर्वर चाहिए, तो ये स्केल अप हो रहा है। तो इसके क्या इसी क्या, तरह तो क्या शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या हुआ फिर डेफिनेशन का स्केलेबिलिटी का? शॉर्टेस्ट फॉर्म मतलब इंक्रीजिंग द कंप्यूट आसान डेफिनेशन क्या कैपेबिलिटी, हुई? increasing the compute capability of a server. Compute power कह लें, increasing the compute power of a server or a machine. ठीक है सर, बेहतरीन सर। अब ये 2 तरीके का होता है, मैं आपसे दोबारा आऊंगा। जी आसिम भाई, आपके पास कोई बेहतर डेफिनेशन है? नहीं सर, ये सही लिखा है जो लिखा है आपने, और सर सही बोल दिया उन्होंने सारा कुछ ही। वो तो बोला उसने सही है, तो मैंने लिखा भी वही जो उसने बोला है। आपने क्या बोला है भाईजान? यही है ना कि उसकी अगर किसी चीज की कंप्यूटिंग आप इंक्रीज कर दें, ठीक है, उसकी जैसे आप रिसोर्सेज उसकी इंक्रीज कर दें, तो स्केलेबिलिटी कहलाता है। उसके 2 वे हैं, एक जैसे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है, ठीक सही है, है। तो इसको स्केलेबिलिटी बोलते हैं। ओके सर, अभी तो तो इंक्रीज नवेद आर रिसोर्सेज। नवेद भाई ने बचा लिया। वो अभी रुक जाए, मैं अगली दफा आपसे पूछता हूँ मैं पहले। ओके, टाइप्स, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। कंप्यूट पावर के साथ साथ आप कंप्यूट पावर तो सिर्फ जैसे वो आया था जैसे सर्वर की है, बट यू कैन इंक्रीज स्टोरेज एज वेल। वो भी स्केलेबिलिटी में आएगा। नहीं वो स्केलेबिलिटी में नहीं आएगा, स्टोरेज वगैरह जो। नहीं नहीं, मैं वो क्यों नहीं आएगा मैं बता रहा हूँ। तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, बहुत लॉजिकल है, लेकिन मैं बताता हूँ। जैसे जब तुम स्टोरेज की बात कर रहे हो, जैसे फर्ज करो आप शहजाद भाई कंप्यूटर लेके आए अपने बेटे के लिए, ठीक है, उसमें 2 GB रैम लगी हुई है, 256 की हार्ड ड्राइव लगी हुई है और प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। अब वो कुछ दिन तो चलता है, उसके बाद वो बैठ जाता है। तो शहजाद भाई जाते हैं बाजार से और 2 GB रैम और ले आते हैं और 256 GB की जगह 512 लगा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, स्केल अप किया अपने सिस्टम को, मौजूदा सिस्टम के अंदर 2 GB रैम लगाई और 256 की डबल कर दिया उन्होंने स्टोरेज फैसिलिटी, क्योंकि वो स्टोरेज
उस हार्डवेयर के अंदर है, इसलिए स्टोरेज भी स्केल अप हुई है, ठीक है। लेकिन जब क्लाउड के अंदर जब आप स्केलेबिलिटी पढ़ रहे होते हैं तो ज्यादातर 90% आपका रुझान कंप्यूट पावर पे होता है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हार्ड डिस्क आप उस वक्त चेंज करते हैं जब आपको हार्ड ड्राइव चाहिए होती है। आप उसको कहते हो कि नहीं मुझे 1 टेराबाइट की लगा दो, 2 टेराबाइट की लगा दो, लेकिन एक्चुअली हार्ड ड्राइव अपग्रेड बहुत कम ही होता है हमारे आर्किटेक्चर्स में। ज्यादातर हमारा सीपीयू सबसे पहले फंसता है, उसके बाद रैम फंसती है, उसके बाद हार्ड डिस्क फंसती वही है। कंप्यूट पावर ही भी बढ़ जाती है फिर, है ना? सीपीयू कंप्यूट पावर इंक्रीज करते हैं। हाँ, सीपीयू इंक्रीज करते हैं। सीपीयू सबसे पहले थ्रॉटल जो करता है वो सीपीयू करता है ना दोस्त। उसके बाद रैम करती है, उसके बाद हार्ड ड्राइव करती है, तो स्टोरेज करती है। लेकिन अगर हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो आपका कंप्यूट पावर है वो इंक्रीज किया जाता है, ठीक है, स्केलेबिलिटी में। उसके दो तरीके हैं, जैसे वो नवेद बता रहा था। इजाद तू बता दे क्या क्या तरीके हैं दो किस चीज के? स्केलेबिलिटी के। ओ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। आसिम भाई, हॉरिजॉन्टल क्या है, वर्टिकल क्या है? आसिम भाई भाग गए। हॉरिजॉन्टल ये क्या, आप देखो उसी जैसा एक और। शहजादे रुक जा, आसिम भाई कहाँ है? आसिम भाई चाय पी रहे हैं अच्छा माइक लगा के, म्यूट करके चाय पी रहे हैं। भैया अटेंडेंस में लगवाने में लग रहा है, सबका कैमरा ऑन करवाने पड़ेंगे मुझे। आसिम भाई गायब हो गए हैं। आसिम भाई गिनती कर, आसिम भाई 1, आसिम भाई 2। नहीं आवाज रही है मुझे, लेकिन आवाज कट रही थी। तो मैं कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल क्या होती है, वर्टिकल क्या होती है? हॉरिजॉन्टल में ये है कि जब आप किसी चीज के पैरेलल में कोई चीज लगाते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है वो। अच्छा, और वर्टिकली जो आप सीरीज में कोई चीज उसके लगा देते हैं, मतलब कि उसके अगर हॉरिजॉन्टल एक सर्वर के साथ एक और सर्वर लगा देते हैं, वो हॉरिजॉन्टली है। और वर्टिकली में ये होता है कि उसी के अंदर आप चीजें इंक्रीज करते जाते मतलब मैंने वो जो सर्वर है उसको अगर ऊपर खड़ा कर दूं एक के ऊपर एक तो वर्टिकल स्केलिंग हो गई, और अगर बराबर खड़ा कर दूं तो ये हॉरिजॉन्टल हैं। नहीं स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल में नहीं वो मैंने उधर और बोला है कि पैरेलल में, कि अगर आप एक सर्वर के साथ एक और सर्वर बैकअप ले लेते हैं कि उसी तरह की एप्लीकेशन वगैरह, तो वो हॉरिजॉन्टली है। वर्टिकली में ये है कि आप उसी सर्वर के अंदर ही इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे अगर आपकी 2 GB की रैम है तो आप 4 GB रैम कर लें, ठीक है, उसी को सर्वर की कैपेसिटी को इंक्रीज कर लें, उसको देखो वर्टिकली भाई कहते हैं। शहजाद भाई, जनाब अहमद भाई। देखें आप और मैं तो सीधे साधे लोग हैं, इतनी इंग्लिश हम बोल भी नहीं सकते, है ना। देखें तो एक, आसिम साहब को आप क्या जलेबी की तरह समझते? सर मैं बताता हूँ ना, एक भैंस है, ठीक है, जी जी अहमद भाई। वो दिन में 5 लीटर दूध देती है। आसिम भाई को 15 लीटर चाहिए, क्या तरीके हैं आपके पास? अब दूसरे बड़े जाएंगे। या तो वो 3 भैंसे लगा लें, है ना, और जी तीनों जी से बिल्कुल 5-5 लीटर निकाल लें। बिल्कुल दुरुस्त। वरना हो सकता है वो एक ही भैंस को 2 का चारा खिला दें और उसी में से 15 लीटर निकाल लें। उसको मार के निकालो भाई, तुम्हें डबल खाना खिलाया, 2 पराठे खिलाया तुम्हें, चल। नहीं आसिम साहब, भैंस को बारिश में बांध दे तो पानी ज्यादा हो जाएगा ना दूध में, ये तो देखिए, मिकदार ये बढ़ ना जाएगी। टेक्निकली बात भाईजान। देगा ना, मैं बता रहा हूँ ना मैं। तो भाईजान देख अब कहाँ से तो कहाँ सर से जब निकली है बात, माशा। देख रहे उन्होंने पूरा कर दिया आपका 15 लीटर एक में से। एक में से उन्होंने बारिश में खड़ा किया, बस न चारा भी नहीं खिलाया भाईजान उन्होंने तो। नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल किए अहमद भाई। बिल्कुल सर, इसको कहते हैं बुजदार प्लस। ये सर ये अपनी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जी जी अगर आप वही चीज मल्टीपल टाइम्स लगा रहे हैं, जैसे एक कंप्यूटर नहीं, इससे काम नहीं चल रहा, आपने 2 को साथ लगाया, 2 नहीं 3 जी कंप्यूटर लगा दिए, तो ये जी जो जी स्केलिंग होती है, यानी कि स्केलिंग का मतलब क्या होता है?
बढ़ाना किसी चीज को, साइज बढ़ा देना, साइज बढ़ा देना। हाँ बढ़ाना नहीं, स्केलिंग का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। जी जी अगर आपको ज्यादा कंप्यूट पावर चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप उसी मशीन के अंदर i5 से i7 लगा दें, लेकिन मशीन बिल्कुल। सही रहेगी। लेकिन जी दूसरा जी है कि आप दो मशीनें साथ लगा दें, 3 मशीन। बिल्कुल सही। तो ये स्केलिंग जो होती है जिसमें आप मल्टीपल मशीनें या मल्टीपल चीजें आपने साथ लगा दी, ये होती है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल, जी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। अगर आपका है ये अब 3 लोग वही काम कर रहे हैं, जैसे लोग हल चलाते हैं, तो जी हल जी चलाने में वो बैल को आगे लगाया होता है, अब उनको ज्यादा लगाना है, एंड आपने तीनों को लगाया होता है, तो आपको ज्यादा चलाना है, आपने 3 बैल को आगे लगा दिए, समझा गई। जी बिल्कुल। जी 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 अब जी ये है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल में ये है कि आपने एक ही भैंस को और 3 भैंसों का चारा खिलाया या पानी में खड़ा कर दिया, उसी से आपने 15 लीटर निकाल लिए, ठीक है। जी। अब इजाज भाई मुझे बताएंगे कि किस सिचुएशन में हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करते हैं और किस में वर्टिकल स्केलिंग करते हैं। वर्टिकल का मतलब होता है कि एक ही मशीन के अंदर आप उसकी रैम अपग्रेड कर रहे हैं या सीपीयू अपग्रेड कर रहे हैं या हार्ड डिस्क अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये वर्टिकल है। अगर आपने एक ही भैंस को 3 का चारा खिला दिया तो ये कौन सी स्केलिंग होगी, वर्टिकल। वर्टिकली हो गई, सही। तो सही बताया था फिर मैंने, मसलन सर आप तुक्का लग गया, गलत कब होता तुक्का लग गया सर, तुक्का। लेकिन हम तो सोच रहे थे आप आसान लफ्जों में बताएंगे भाईजान, आपने तो पैरेलल और सीरीज बना दी। नहीं, मैं उनके अंदर ही सही भैंसों पे बात करो ना, चारे पे बात करो। सही। इजाज भाई, अब इजाज भाई चुटकियां लेने चले गए ना। इजाज भाई 5 मिनट की ब्रेक पे गए हो। अच्छा नवेद भाई आप बताएं, वर्टिकल स्केलिंग हम किन सिचुएशन में करते हैं और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग किस सिचुएशन में करते हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब मेरी नॉलेज का सवाल है भाई, मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। जब आपको थ्रूपुट ज्यादा चाहिए होता है किसी चीज का, जैसे एग्जांपल अगर आपको दूं डेटाबेस की मिसाल के तौर पे, अगर आपको फॉर एग्जांपल डेटाबेस की कैपेसिटी बढ़ानी है, तो वो उसके अंदर आप क्या करोगे, आप वर्टिकली उसके अंदर आप एडिशन कर दोगे मजीद रैम, हाई पावर का सीपीयू और इस तरह, या मोर हार्ड डिस्क आप उसके अंदर लगा दोगे, क्योंकि आपको उस डेटाबेस की कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके अंदर जो उसकी जो पावर है अपनी, उससे आपको ज़्यादा थ्रूपुट मिल जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर आपको उसके अंदर एक मज़ीद रेजिलियंस बढ़ानी है उसकी, आप चाह रहे हो उसके अंदर जो डेटा सेव हो रहा है वो मल्टीपल जगह के ऊपर सेव रहा है, और या उसके अंदर आपको उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है, तो आपने क्या किया कि रीड एंड राइट आपने एक डेटाबेस कर दिया, और रीडिंग कैपेबिलिटी आपने जो है उसकी पैरेलल एक और सिंपल रेप्लिका खड़ा कर दिया जहाँ से सिर्फ रीडिंग हो रही है उस डेटाबेस की। तो वो आपने एक तरह से हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर दी, यानी कि एक तो मेन प्राइमरी डेटाबेस चल रहा था आपका, साथ में आपने एक उसका एक रेप्लिका डेटाबेस सेम पावर का खड़ा कर दिया, जो कि सिर्फ रीडिंग के लिए डेटाबेस की रीड लॉग कर रहा है वो, यानी कि जो रीडिंग के लिए कोई यूजर आ रहा है तो वो उस रेप्लिका से रीड कर रहा है, और अगर राइटिंग करनी है, किसी को नया रिकॉर्ड राइट करना है, तो वो प्राइमरी के ऊपर जाके कर रहा है। तो ये तो आपकी हॉरिजॉन्टली हो जाएगी, यानी कि इसमें आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ही डेटाबेस की थ्रूपुट इंक्रीज करनी है, यानी कि फास्ट रीड एंड राइट आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है उसकी, इनपुट आउट आईओ आपको उसकी इंक्रीज करनी है, तो आप एक ही डेटाबेस या एक ही सर्वर का ज़्यादा सीपीयू या ज़्यादा रैम या ज़्यादा बड़ी हार्ड डिस्क आप उसके अंदर लगा देंगे, तो उसकी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि उसकी अपनी थ्रूपुट बढ़ जाएगी, या उसकी आईओ बढ़ जाएगी, रीड आईओ कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपको साथ में उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ानी है, तो आप उसका एक पैरेलल सर्वर भी खड़ा कर देंगे। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली मैंने डेटाबेस की टर्म में और इसको आपको एक्सप्लेन। हमने दे दिया, अल्ताफ हुसैन की पप्पी दे दी आपको। अच्छा, दोनों साइड पे दोनों भाई
दोनों फायदे आपको मिल गए सर, और आपको आज बल्ला भी मिल गया है, बैज आप लगा लेगा सीने पे। जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू भाई। बेहतरीन सर आपने बताया, बिल्कुल टू द पॉइंट और बेहतरीन। जो मेन चीज है वो यही है कि डेटाबेस हमारी एक ऐसी एप्लीकेशन है, क्योंकि शायद कुछ लोगों ने यूज किया है, कुछ लोगों ने यूज नहीं किया है। डेटाबेस के साथ हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। डेटाबेस एक एप्लीकेशन की वो नस्ल है, अगर आपका पास एक डेटाबेस ये है जिसमें आपके सारे रिकॉर्ड्स सेव हो रहे हैं और यहीं से रीड भी हो रहे हैं, और आपको इसको स्केल करना है, तो आप कहते हैं कि नहीं मैं एक और डीबी की मशीन भी लगा देता हूँ और मैं एक और डेटाबेस की मशीन लगा देता हूँ। हाँ, उससे होगा तो ये कि आपका कंप्यूट पावर तो बढ़ जाएगा आपके पास सब कुछ, लेकिन आपके पास एक बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाएगा कि अब आपका डेटा 3 जगहों पे जा रहा है। फिर उन डेटा को इकट्ठा करना है कि जमाल साहब का कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर है, जमाल साहब का कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर है, और जमाल साहब का ये रिकॉर्ड है। इन तीनों को कोलेट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो डेटाबेस की जब जब हम डेटाबेसेस पे काम कर रहे होते हैं तो हमारा वर्टिकल स्केलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि यार उस मशीन के अंदर रैम, सीपीयू और हार्ड डिस्क उसी मशीन के अंदर बढ़ाई जाए। सही सही इसको बड़ा टावर बनाया जाए सही। ताकि हमारा डेटा एक ही मशीन के अंदर रहे। जब वो एक ही मशीन के अंदर रहता है तो जैसे नवीद ने बोला, आपका इनपुट आउटपुट थ्रूपुट बढ़ जाता है, क्योंकि जाहिर बात आपने ज्यादा रैम लगा दी, ज्यादा सीपीयू लगे हुए और ज्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई है। अगर आप उसको एप्लीकेशन के लिए तोड़ रहे होते हैं कि जब मैं 3 मशीनें लगा दूं डेटाबेस की तो काम तो कर जाएगा, आपका आईओ तो बन जाएगा बड़ा, लेकिन वो एक प्रॉब्लम दूसरी बन जाएगी कि आप वो 3 जगह जो आपका डेटा सेव हो रहा है, अब आप उसको कौन सा मास्टर कॉपी बनेगा और कौन सा स्लेव कॉपी बनेगा, नंबर 1। तो डेटाबेस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो नवेद ने दी है कि डेटा जब भी एग्जाम में या आपके नॉर्मल जिंदगी में डेटाबेस के ऊपर काम कर रहे हो और स्केलिंग हो, तो आपकी पहली प्रेफरेंस वर्टिकल स्केलिंग होती है, नंबर 1। अब आ जाए हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब आपका एक सर्वर है जिसपे HTTP का वो चल रहा है, क्या वेब सर्वर चल रही है। अब इस वेबसाइट पे ज्यादा वो यूज हो रही है, तो आपने कहा एक सर्वर और खड़ा कर दो, उसमें भी HTTP इंस्टॉल कर दो, ठीक है, इस पे भी कर दो, इस पे जैसे कोई नेक्स्ट की साइट है या कोई इस तरह का है, बिल्कुल बिल्कुल इस पे बिजी होती है, तो हम लोग उसे हॉरिजॉन्टली इंक्रीज कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल करते क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप इसको नेटवर्किंग की लैंग्वेज में पढ़े ना, तो डेटाबेस जो है ना इज इक्वल टू स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब क्या होता है कि क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है, वो उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। और ये HTTP सर्वर जो होते हैं ना ज्यादातर स्टेटलेस, सही। इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, अच्छा दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज ऑलवेज चीपर देन वर्टिकल स्केलिंग। बोलो क्यों नवीद भाई, क्यों? सॉरी क्या क्वेश्चन है? सॉरी भाई आपको मैंने मिस कर दिया। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इज कंपैरेटिवली चीपर देन वर्टिकल स्केलिंग। वो इसलिए कि आपको छोटे साइज की मशीन भी लगाएंगे तो आपको उसकी थ्रूपुट ज्यादा या आईओ ज्यादा मिल जाएगी। वर्टिकल स्केलिंग के अंदर आपको उसकी कंप्यूट पावर ज्यादा बड़ी मशीन लगानी पड़ेगी, जो कि ज्यादा कॉस्टली होगी। लेकिन क्या आपका काम खत्म हुआ, आपने ये मशीनें बंद कर दी, यस, हाँ, वर्टिकल स्केलिंग में आप रैम तो नहीं निकालोगे बाहर, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल। आपको अगर एक मशीन का रैम निकालनी है तो उसको फिर शट डाउन करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि चलती चलती मशीन में से आपने CPU निकाल दिए, बिल्कुल सही कह रहे हो, सही है। तो ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज कॉस्टली, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है एक दफा चीजें लग गई तो फिर तो जब तक आप उसको मेंटेन डाउन टाइम न करोगे तो आप उसको नहीं कर सकते। ये है कि किराए पे आपने कुर्सियां ली, का फंक्शन खत्म हुआ, आपने कुर्सियां वापस कर दी।
सही। यस चमचा समेत। इजाज भाई उसके वेलकम। अलावा अहमद नहीं भाई, मैं वापस आ गया हूँ भाई, बहुत देर से आ गया हूँ। सर आपको अरे पता नहीं है नवेद भाई को पप्पी मिली है अजल्ता हुसैन की, दोनों साइड पे। बस मैं एक्ट उसके बाद वापस आया हूँ, मैंने सुनी नहीं थी वो बात। वो चीज मुझसे मिस हो गई। ये अरे तारीख, ये नवेद जी वो नवेद बताना नहीं, इसे हिस्ट्री। बताना नहीं बस। नहीं बता अहमद भाई, आपके ब्याह पे आवाम से एक सवाल करना चाह रहा हूँ मैं। जी सर नेशन वांट्स टू नो, जी। नेशन वांट्स टू नो, ओके यस। आईओ में और थ्रूपुट में क्या फर्क है? आईओ में और थ्रूपुट में क्या फर्क है? ये आवाम से सवाल है ये। भाई वो ये जो है ना ये आप हार्ड ड्राइव के क्वेश्चन जो ना हमसे मत करें प्लीज। भाई ये बड़े कॉन्सेप्ट का बड़ा जबरदस्त वो है ये सवाल, एग्जाम आसिम में भाई आएगा। बताएंगे अभी, रुक जा आसिम भाई। नया काम। आईओ तो इनपुट आउटपुट होती है, थ्रूपुट जो होती है वो उस पे जैसे जैसे कोई स्टेटफुल जो कनेक्शन मेंटेन रखने होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो जितने कनेक्शन मैक्सिमम बन सकते हैं, जैसे 20,000 कनेक्शंस बन सकते हैं, तो उस हिसाब से थ्रूपुट उसकी जो होगी वो मेंटेन रखी जाएगी कि उसकी कितनी स्केलेबिलिटी है या उसके अंदर कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है या प्रोसेसिंग उसकी कितनी है, इस हिसाब से। भाई मोटरवे वाली कोई सी एग्जांपल दे दो यार। हाँ मोटर वायर। मोटर याद आ गया। सही। लेन की और बाहर निकलने वाली, ये वाली बात कर रहे हैं आप? भाई जो मैं समझता हूँ, आईओ मिसाल के तौर पे, आईओ जो है आपकी कितनी फास्ट कैपेबिलिटी है रीड एंड राइट की। फॉर एग्जांपल आप डेटा कितनी तेजी से हार्ड ड्राइव पे राइट कर सकते हो। यानी कि राइट। मेरे पास एक बुगैटी है, बुगैटी में मैंने अपना सामान रखा घर का और लंदन से मैंने मैनचेस्टर शिफ्ट हो गया, बड़ा फास्ट भाई, 4 घंटे का ट्रैवल था, 2 घंटे में ट्रैवल करके आ गया। ठीक है भाई, लेकिन सामान क्या लाया पता चला, 2 सूटकेस भी नहीं आए पूरे भाई बुगैटी में। टोस्टर ठीक है, और ये तो केटल हो गई आई, आपकी ये आईओ। आई तेरी कॉफी मशीन रखी ले आया खाली। बस। ठीक है ना? अच्छा, अब थ्रूपुट का क्या है भाई? मैंने क्या किया, एक किया मैंने वैन बुक करी। मैंने वैन में मैंने सारा सामान रखा, अपना फ्रिज फ्रीजर, अपना सोफे तौलिए चड्डी बनियान सब रखा वैन में और भर के लेके आ गया। आया तो 4 घंटे में, लेकिन सारा सामान लेके आ गया मैं। तो ये चीज कहलाई थ्रूपुट, यानी कि एक वक्त के अंदर कितना बड़ा चंक मैं डेटा का रीड कर सकता हूँ, वो है थ्रूपुट। हाँ लेकिन एक वो एक वक्त वक्त जो है वो कितना स्लो था, वो आप किस तरह वो कर रहे हैं? हाँ, वो ये 2 चीजें, आईओ और थ्रूपुट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त जब आप डेटाबेस डिसाइड कर रहे होते हो कि आपको कौन सा चाहिए जी या जनाब। आपको हार्ड ड्राइव कौन सी लगानी है कंप्यूटर के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है, जब आप एग्जाम में बैठते हो ना तो आपसे वो सवाल पूछता है वो कि किस हार्ड वक्त ड्राइव पे, हाँ आपको वही तो। क्या आप एचडीडी लगा रहे हैं या फिर आप एसडीडी लगा रहे हैं? हाँ, एचडीडी लगाओगे या एसएसडी लगाओगे, किस सिचुएशन में एचडीडी है। लगाओगे। डेटाबेस चूज कर रहे हो तो कौन से वाले हाँ एसडी लगाओगे या एचडी लगाओगे, तो आपको ये सोचना होगा डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं, वो डेटाबेस किस पर्पस के लिए होगा। ये हम्म। चीज थी जो मैं क्लियर करना चाह रहा था। मुझे नहीं, मैंने अच्छी बात है माशाल्लाह, आपका एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, अच्छी बात है। नेशन को थोड़ा थोड़ा पता चल गया। नेशन वांट्स टू नो। नेशन। अहमद भाई सही बात कही ना मैंने, ये सर यही यही है ना कॉन्सेप्ट। सर पप्पियां मिल गई हैं, अब आपको जान लोगे आप। भाई ये बोला है, छुट्टी है यार, पूरे वक्त खड़े होके पप्पी देता रहूंगा। इजाज कुछ जी। कर यार, क्या कर रहा है तू? मैं क्या करूं भाई, इसी को लेने दो पप्पियां। अल्ताफ भाई की पप्पी इसी को लेने दो लड़के मेहनत कर रहे हैं, तू भी कुछ कर। भाई। लड़कों को मेहनत करने था घर चेंज करने में। घर कौन चेंज कर रहा है? मैं नवीद भाई। नवेद भाई नवेद उसी लिए तो एग्जाम्पल दी है मैंने। अच्छा अच्छा, थ्रूपुट चाहिए या आईओ चाहिए। लेकिन सही बात। जो एग्जाम्पल जो दिए उसने बुगाटी करके दिए, लेकिन बुगाटी नहीं, वो जो छत खुली हुई जो कौन सी गाड़ी होती है वो जिसमें हमें बिठा के लेके गया था। कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल। अबे यार उसमें रेड कलर की गाड़ी में वो लेके गया वो सेंसबरी। तस्वीरें हैं मेरे पास अभी भी। तो जो जबरदस्त। शरान की हो, जो उसकी या उसकी वॉक्सवैगन वालों की जो है, निसान माइक्रा। निसान माइक्रा की। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कन्वर्टेबल है वो भी। हाँ अच्छा, अरे वो क्या बात है यार। मैं तो एक बंदा बैठता, उसमें 3 हैवान बैठे थे उस दिन। समझ आ गई ना,
कि और लगाई भी उसको भाई ने डिसेबल्ड पार्किंग पे थी। क्या लेकिन अबे और पता है एक बड़ा जबरदस्त सीन हुआ, क्या हुआ कि हम लोग ना सी साइड गए, हमने कहा एक काम करते हैं, इसकी छत हटा के ना डोनट स्पिन मारते हैं। हम्म, हमने जब वहां पे गए, दोस्त वगैरह थे, सी साइड के ऊपर ना इसकी छत हटा के डोनट स्पिन मारी, सामने से पुलिस वाले आ गए, कह रहा है यार ये क्या कर रहे हो, पब्लिक प्लेस के ऊपर तुम गाड़ी घुमा रहे हो, मतलब डोनट स्पिन कर रहे हो, ये ऐसी जगह नहीं, एक्सीडेंट हो सकता। गाड़ी से जब हम उतरे ना, हमारी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां सफेद कलर की, कह रहा है यार किसी इतनी उम्र के आदमी को डोनट स्पिन मारते हुए नहीं देखा, चले जाओ ऐसा करो। बड़ी बात है यार, बड़ी बात। बेहतरीन सर। शहजाद भाई आप हमारे साथ हैं? जनाब मैं सुन रहा हूँ, डोनट स्पिन सुन रहा हूँ मैं। भाई है, क्या बात की आपने। ओके, तो अभी तक हमने हायर अवेलेबिलिटी पढ़ा, हमने देखा हायर अवेलेबिलिटी क्या होता है, उसके बाद हमने स्केलेबिलिटी को देखा। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज को मतलब बढ़ाना, ठीक है। बढ़ाना। वो उस बढ़ाने को के दो तरीके होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल तरीके से या vertical। वर्टिकल दूसरा तरीके वर्टिकल से। से, ठीक है। ओके, अब आ जाए, एक होता है डिजास्टर रिकवरी, ओके, डीआर। देखिए, डिजास्टर रिकवरी बहुत कॉन्सेप्ट है जो बहुत मिलता जुलता है हायर अवेलेबिलिटी से, लेकिन डिजास्टर रिकवरी एक अपनी साइंस खुद है। डिजास्टर रिकवरी का मतलब होता है कि अगर ऐसा कुछ आ जाए कि आपका पूरा डेटा सेंटर खत्म हो जाए, ठीक है, और आपको असर नो दोबारा से चीजें शुरू करनी हो, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? जैसे एक जमाने में हम सर्वर्स के टेप बैकअप बनाते थे, ठीक है ना, या डीवीडीज राइट करते थे या सीडीज राइट करते थे, फिर उन सीडीज को स्टोर करते थे। आइडिया क्या होता था कि अगर हमारा पूरा वो डेटा सेंटर उड़ जाए और हमारे पास कुछ ना बचे, तो हमारे पास डिजास्टर रिकवरी की ऑप्शंस हो, ताकि वो डिजास्टर रिकवरी, क्योंकि हम एक्चुअली हमने बहुत कम करी है, बल्कि देखी है खाली। जो लोग टेप टेप लाइब्रेरी बैकअप करते थे, टेप ड्राइव, ये सारी चीजें। हाँ टेप ड्राइव, बाकायदा आके अपने डेटाबेस को टेप्स पे लिखते थे और उन टेप्स को फिर बैकअप करते थे, क्योंकि यूके में या इवन इंटरनेशनल लॉ यह है कि हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हर डेटा को 7 साल तक सेव रखना है, या 5 साल तक सेव रखना है, 7 या 5 है, ठीक है। 7 ईयर से ज्यादातर जगह पे। हाँ, मलेशिया में भी 7 है। तो इसका मतलब है कि अगर आज शहजाद भाई ने अपने क्रेडिट कार्ड से एक पेप्सी की बोतल खरीदी है, तो वो डेटा 7 साल तक बाय लॉ रहना चाहिए, ठीक है। जी बिल्कुल सही। अगर वो डेटा अभी तो आपका पड़ा हुआ है फॉर सिंगापुर में, अब सिंगापुर का पूरा डेटा सेंटर उड़ गया, इसका मतलब है कि आपका वो डेटा भी चला गया, लेकिन वो जा नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि उस डेटा को नॉर्मल कहीं कॉपी डेटा को कॉपी करना है, और वो कहीं और होना चाहिए, वो सिंगापुर में नहीं होना चाहिए, वो हांगकांग में नहीं होना चाहिए, वो कहीं और होगा। तो ये फीचर AWS वाले या आपको एजोर वाले या गूगल वाले देते हैं कि आपका डेटा डिजास्टर रिकवरी खुद ब खुद हो, लेकिन इसके वो चार्जेस लेते हैं, ये फ्री की नहीं है। जो डेटा आप सेलेक्ट करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली डिजास्टर रिकवरी वॉल्ट में जाता रहता है। उसका उन्होंने ये लगाया हुआ है कि अगर कुछ भी हुआ तो आपका डेटा बैकअप है। आप जैसे कहते हैं ना कि आपका हार्ड डिस्क की हमने डेटा बैकअप सेव कर कर रहे लिया हैं। है, आप नया ओके। नया विंडोज इंस्टॉल कर लें, डेटा आपको मिल जाएगा। चलो भाई, ऐसे ही करते हैं ना हम। तो जी बिल्कुल। इसी तरह अगर आपका ये पूरा रीजन खत्म हो गया है या पूरा डेटा सेंटर उड़ गया है, तो आपका डेटा सेव रहेगा। तो हायर बिल्कुल अवेलेबिलिटी का मकसद क्या होता है? हायर अवेलेबिलिटी और डीआर, अक्सर लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, उनको लगता है कि ये एक चीज है, जबकि एक चीज नहीं है, इसमें एक छोटा सा बारीक नुक्ता है। हायर अवेलेबिलिटी का मतलब होता है कि जब मेरी चीजें चल रही हैं और मेरे लिए मेरे मेरे डेटा सेंटर में घंटे का 5 मिनट का या 10 मिनट का ग्लिच आया, ठीक है, तो मेरी चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे चली गई, यहाँ से चलने लगी, ठीक है। और जब मेरा ग्लिच खत्म हुआ, मेरी चीजें वापस आ गई यहाँ पे। आप समझ रहे मेरी बात? बेसिकली मेरे ख्याल में यूं भी कर सकते हैं कि उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिस्टम की तरह उसको लेते हैं। हाँ, लेकिन ये यहाँ मतलब तक कि
अब तो ऐसे आ गए हैं एचए कि आपकी कॉल भी ड्रॉप नहीं होती। हाँ हाँ ऑफ कोर्स, हाँ वो तो भाई रियल टाइम हो रही रियल है टाइम। ना, हाँ माइक्रो, पता नहीं कौन सा टेढ़ा सेकंड्स में आपके वो रेप्लिकेशन हो रही है। हाँ ये कहने का मकसद ये है कि आपकी चीजें चल रही हैं चलते चलते, जैसे आपकी जैसे जनरेटर नहीं होता या आपका यूपीएस सिस्टम लगा होता है ना घरों में, आपकी लाइट गई तो 1 सेकंड के लिए आपका बल्ब चमका और लेकिन लाइट वापस आ गई क्योंकि आपका जनरेटर किक ऑन कर गया या आपका यूपीएस चलने लगा, ठीक है, उसने आपकी लाइट जाने नहीं दी। तो ये है हायर अवेलेबिलिटी सिस्टम, कि आपका डेटा चल रहा है, आप चीजें चल रही हैं, कोई भी ग्लिच आया हो, भले 5 मिनट के लिए आया हो या 1 घंटे के लिए आया हो, लेकिन आपका चीजें रुकेंगी नहीं। डिजास्टर रिकवरी का मतलब ये होता है कि चीजें रुक गई हैं अब आपकी, अब आपका हॉल्ट हो गया है। और डिजास्टर, अब ये एडवांस लेवल है, मैं अभी यहाँ पे नहीं बताना चाहता। डिजास्टर रिकवरी के साथ 2 चीजें हमेशा ऐड होती हैं, एक होती है RTO और एक होती है RPO, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। ये 2 अलग चीज होती है, कभी इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिजास्टर रिकवरी को पढ़ेंगे जब तो देखेंगे। लेकिन डीआर के साथ ये 2 चीजें मुंसलिक होती हैं। मतलब अगर नवेद को के मैनेजर ने उसको बुलाया है और नवेद से पूछा है और ये शहजाद भाई से पूछा है कि यार आप हमारे लिए एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें जो कि अगर हमारा पूरा डेटा खत्म हो जाए तो हम 24 घंटे के अंदर अंदर वापस ऑपरेशनल हो जाए, ठीक है। तो ये जो 24 घंटे जो होगा ना, ये होता है RPO, ठीक है। यानी कि 24 घंटे की आपको विंडो दी गई है। क्या अगर आपका ऐसा है, बैंक्स वाले तो तकरीबन मिनट की या घंटों की देते हैं, वो है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो आपका मैनेजर कहता है कि भाई ऐसा सिस्टम डिजाइन करके दो कि अगर हमारा सब कुछ खत्म हो जाए तो तुम्हारे पास 24 घंटे होंगे, 24 घंटे के अंदर हमारा पूरा सिस्टम वापस आ जाना चाहिए। तो आज का मतलब है उसने आपको RPO जो है वो 24 आवर्स दिया है। RTO का मतलब होता है कि अब मेरा जब मैं डेटा मैं वापस डालूंगा तो वो कितना पुराना डेटा होगा, पिछले घंटे का बैकअप से होगा, 3 दिन के बैकअप से होगा, या पिछले महीने के बैकअप से होगा, या पिछले साल के बैकअप से होगा, वो RTO होता है। लेकिन खैर अभी इस चीज को ज्यादा डिटेल में करते, इंशाल्लाह अगली क्लासों में इस टॉपिक को और थोड़ा सा हम कर सकते हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ हायर अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और डिजास्टर रिकवरी, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि क्लाउड वाले कहते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग क्लाउड, कि जब आप क्लाउड करते हैं तो हायर अवेलेबिलिटी भी मिलती है, स्केलेबिलिटी भी मिलती है, डिजास्टर रिकवरी भी मिलती है, और एजिलिटी होती है, और जियो रिडंडेंसी होती है, ठीक है। ओके, ये मेरे नजदीक ये ऐसी फजूल की बातें हैं। मेन बातें ये हैं, ठीक है। एजिलिटी का मतलब होता है फ्लेक्सिबिलिटी, उर्दू में हम इंग्लिश में फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, उर्दू में भी क्या बोलेंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल क्या बोलते हैं उर्दू में, जस्ट फ्लेक्सिबल को रेजिलिएंट कह लेकिन सकते हैं, मैं उर्दू बोल रहा हूँ, एजिलिटी, रेजिलिएंट। एजिलिटी ये अजाइल होता आसिम है, भाई तेज क्या कहते हैं तेज फ्लेक्सिबिलिटी को उर्दू में? फ्रेजाइल, जैसे फ्रेजाइल होता है ना, अपोजिट होता है फ्रेजाइल इसका। यार। अजाइल एजिलिटी जो है वो जैसे अजाइल यार से निकला है। इलास्टिक जिसे हम कहते हैं, कम या नहीं ज्यादा कर लेना। नहीं वो ना नहीं। ना 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 ना, वो अजाइल scalability है। अजाइलिटी जो है वो अजाइल से निकला है। अजाइल का मतलब होता है तेज, होता है ना, अजाइल अजाइल प्रोजेक्ट, नो, अजाइल agile तो का उससे मतलब तेज तेज नहीं होता। तेजी से होता है, तेजी से करना। अबे एजिलिटी शितान, से तेजी से करना। नो नो, सांप है ना, सांप। एफिशिएंट जी वो नहीं कहेंगे? अहमद भाई, जी सर। उर्दू में लचकदार कहते लचकदार, अबे तुम सब सब आसिम भाई, सही बात है, भजन उस्ताद है, हम शागिर्द है। लचकदार हैं। नहीं लचकदार नहीं नहीं, असम साहब आप खुद बहुत बड़े टीचर हैं जनाब, नहीं 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 एजिलिटी। भाई, बड़े नहीं सभी। आप उस्तादों के फ्लेक्सिबिलिटी, उस्ताद हैं। एजिलिटी जो है लचक, लचकदार। लचक होनी चाहिए बंदे में, देखा शहजाद भाई, ओए ओए। आई थॉट फ्लेक्सिबिलिटी इज इलास्टिसिटी।
नहीं लाइन अभी यही मैंने बोला था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। अबे एजिलिटी जो है वो तो तेज को कहते हैं। अबे मैंने याद नहीं है अजाइल सॉफ्टवेयर, अजाइल प्रोजेक्ट यार मैनेजमेंट, वो तो मैं उसको देख रहा हूँ, इस यार वजह से देख रहा हूँ, मुझे नहीं पता। इसका एजाइल का जो अपोजिट होता है फ्रेजाइल होता है, यानी कि नाजुक। जैसे ना इट्स वेरी फ्रेजाइल, तो फ्रेजाइल का अपोजिट होगा एजाइल, यानी कि जो चल बे, कंट्रोल कराएगा। कहाँ से ले आई? अच्छा अच्छा, एजिलिटी की डेफिनेशन जो उन्होंने लिखी है ना वो पढ़ लो। कहाँ लिखी डिप्लॉय है? एंड कॉन्फ़िगर क्लाउड बेस्ड रिसोर्स क्विकली एज योर एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट चेंजेस। लचकदार, अब लचकदार। क्विकली तो देखो तेज। क्विकली आई थोड़ी है, अजाइल इज क्विकली तेज। वो नहीं, एजाइल के काफी मफहूम निकलते हैं, वे ये नहीं कह रहा। तेजी से अपने आप को अपने मतलब हालात से लिहाज से बदल लेना एजिलिटी होती है ना। एजाइल प्रोग्राम हम इसी को कहते हैं ना। तो देखो एजिलिटी का बेसिकली मेन जो मफहूम है ना इस जगह पे, वो ये है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई है तो आपका सोल्यूशन भी उतनी तेजी से चेंज हो गया। ठीक है, आपको कल तक आपको पता था आपने आपको 12 GB का रैम चाहिए, ये आपको पता थी। आज सुबह आपको पता चला है कि नहीं नहीं यार 12 तो हमने गलत एस्टिमेट कर लिया, हमें तो 24 GB चाहिए। अब अगर नॉर्मल जमाने के हिसाब से हम काम कर रहे होते तो फिर हम अपने वेंडर को फोन मिलाते कि नहीं भाई तू 12, वो कहता मैं तो भेज चुका हूँ 12 की, तो शिप कर चुका हूँ। फिर आप बोलते यही नहीं बात। यार एक महीना लगेगा, एक महीना लगेगा। एक महीना लग जाता। यहाँ पे क्या होगा, आप बोलोगे कुछ नहीं, मैं दो सेकंड के अंदर 24 GB रैम का सर्वर खड़ा कर दूंगा। तू समझ रहा है? तो ये एजिलिटी है, यानी कि ये लचक है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है क्लाउड में कि आपकी जैसे जैसे नीड चेंज होती है आपका सोल्यूशन भी आप उसके लिहाज से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो हायर अवेलेबिलिटी हमने पढ़ लिया, स्केलेबिलिटी पढ़ लिया, इलास्टिसिटी वही वो कि आप अपने चीजों को कितना बढ़ाते छोटा छोटा करते हो स्केलेबिलिटी में। ठीक है, जियो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपको एक सर्वर अभी लंदन में चाहिए तो लंदन में मिल जाएगा, दुबई में चाहिए दुबई में मिल जाएगा, सिंगापुर में चाहिए सिंगापुर में मिल जाएगा। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं, वहां पे किसी से बात करने की जरूरत नहीं। आपकी सर्विस ग्लोबली है, ग्लोबल सर्विसेज है। और आखिर की हमने बात करी डिजास्टर रिकवरी की। तो ये 6 पॉइंट हैं जनाब। अभी तक हमने 3 मॉडल पढ़े हैं, पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड, और हमने ये 6 एडवांटेजेस पढ़े हैं, जिसमें जो मैंने मेन फोकस जिस पे किया वो हायर अवेलेबिलिटी पे किया है, स्केलेबिलिटी पे किया है, और डिजास्टर रिकवरी पे किया है, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो अगेन एंड अगेन हमारे कोर्स में भी आएंगी और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी आएंगी। और AWS में सारे क्वेश्चन इसी के आते। जी हाँ। सर इलास्टिसिटी भी एक्सप्लेन करना है सर बच्चों के लिए। इलास्टिसिटी, अबे तेरी अम्मा ने कभी इलास्टिक नहीं डाला था नाड़ी की जगह? बस उसी ने भी याद जैसे वो जैसे जल्दी जैसे से काम कमर हो जाए, बढ़ी जल्दी से बढ़े। है भाजन, जैसे जैसे ठीक। कमर बढ़ी इलास्टिक भी बड़ा होता चला गया, है ना? नहीं यूं हो सकता है ना, जैसे जैसे कमर बढ़ी इसमें से लचक खत्म होती चली गई। नेशन वांट्स टू नो सर इलास्टिसिटी क्लाउड के अंदर कैसे अप्लाई होती है। नेशन वांट टू नो, नेशन को ये पता है कि तुम इसमें बहुत सारा काम किया हुआ है, इसलिए तुम खुद ही डिफाइन करो इसे। नहीं, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? रबर बैंड, जैसे रबर बैंड है ना, रबर बैंड को आप खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं, और जब आप छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा। मतलब ये टेंडेंसी होती है। आपने अभी पढ़ी है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या हुआ, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी आपने और सर्वर लगा दिए, जब आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई तो वो चीजें वापस खत्म होके आपके एक सर्वर पे आ गई। तो ये जो ऑटोमेटेड वे है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को बढ़ाएं और जब जरूरत खत्म हो जाए तो आप वापस ओरिजिनल शेप पे आ जाए, ये इलास्टिसिटी है। आप थोड़ा मफहूम बयान कर दें सर। जी जी सर सही, यही 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 पूछना था सर। बता दे क्यों तो फिर छुपा रहा है वर्टिकली में भाई? इलास्टिसिटी नहीं होगी, इजी नहीं होगी करना ना क्या? वर्टिकल सिस्टम के, वर्टिकल दोनों के साइड अंदर होती है सर। वर्टिकल इतना नहीं होती तो है, इजी लेकिन नहीं है, आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है। सही वर्टिकल आसान नहीं है। सही। वर्टिकल में आपको चीजों को बाज़ दफा सिस्टम को शट डाउन करके उसके अंदर आपको अपग्रेड करना पड़ता है।
अच्छा, तो ऑटो स्केल के लिए आपके पास स्नैपशॉट होता है ना, स्नैपशॉट के जरिए आप ऑटो स्केलिंग करते हैं ना क्या? स्नैपशॉट से क्या मुराद है आपकी? वर्टिकल स्केलिंग पूछ काइंड रहा ऑफ हूँ। हो सकती है, नॉट श्योर। ये क्लाउड के अंदर आई थिंक नहीं होती मैंने, लेकिन इसमें VMware में मैंने देखी है करते हुए। उसमें हॉट प्लगइन का एक ऑप्शन होता है कि आपकी मशीन आप चल रही है, आपको उसको शट डाउन नहीं करना पड़ेगा। जैसे रैम है, आपने चलती मशीन के अंदर 2 की जगह 4 रैम लगा दी, या 6 कर दी रैम, या CPU आपने 2 की जगह 4 CPU का कर दी मशीन, क्योंकि मशीन ऑलरेडी चल रही है। आपने उसका, अगर उसके अंदर ये फीचर है हॉट प्लगइन का, तो फिर उसमें आप वर्टिकली भी उसको स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं। दोस्त वो तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर तुम अगर उसको थोड़ा सा बड़े पैराए में देखो कि तुम्हारी वर्टिकल स्केलिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो हो जाती है, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको बंद करना ही पड़ता है। तू समझ रहा है? जहाँ पे तुम्हारे पास डेडिकेटेड हार्डवेयर हो ना क्लाउड पे, वहां पे वर्टिकल स्केलिंग आप उस तरह नहीं कर सकते जैसे आप पब्लिक उस पर कर सकते हो। हाँ, क्लाउड में आई थिंक नहीं है पॉसिबल ये चीज ना, क्योंकि क्लाउड में तो आपको फिक्स मशीन्स मिलती है ना जो आप डिप्लॉय करते हैं, तो यस उसमें इस लेकिन आप हॉरिजॉन्टली क्लाउड में भी अहमद भाई वो VM ही करते हैं ना, तो VM जो हाइपरवाइजर होता है उसके अंदर ये ऑप्शन नहीं होती है कि हम उसमें जाके दोबारा उसकी ऑलरेडी इसके अंदर हो, लेकिन हम उसकी रैम या उसकी जो है प्रोसेसिंग स्पीड उस पर ज्यादा कर दें, उस पर कम कर दें, ऐसे VM के अंदर ऑप्शन नहीं होती है। नहीं नहीं, जहाँ बात यह है, अब ये तीनों क्लाउड अजोर, AWS और GCP, इनके अलग अलग मॉडल हैं, ठीक है? सही। क्या सब लोग आपको नहीं करने देते विदाउट स्टॉपिंग द मशीन, या ठीक कुछ ठीक। चीजें आप कर सकते हैं विदाउट स्टॉपिंग द मशीन, कुछ चीजों के लिए आपको करनी पड़ती है। नहीं, लेकिन जो VM के लिए करते हैं वो हॉरिजॉन्टली, वो वर्टिकली होती है ना, वैसे तो वो तो वर्टिकली होगी ना। अगर VM के जरिए आप एक ही मशीन के अंदर प्रोसेसर वगैरह को मतलब कि और शेयरिंग को या हार्ड को और इस तरह चीज़ों को आप रैम को डिवाइड करते हैं VM में, तो वो वर्टिकली वे होगा ना वैसे तो। नहीं, वो तो हाइपरवाइजर हुआ ना। नहीं, वो हाइपरवाइजर है लेकिन वो वर्टिकली नहीं गिना जाता। नहीं समझा नहीं मैं आपकी बात। लेकिन आप हाइपरवाइजर में होता तो यही है ना एक्चुअली, कि हम एक ही जो मशीन है, ठीक है, उसको ब्रेक करते हैं आप। उसके 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, लेट्स सपोज या 3 में ठीक है, करते हैं, ठीक है। ठीक है। अगर हम हाइपरवाइजर में ही वही चीज को 3 के बजाय 2 हिस्सों में कर दें, हाँ, तो वो भी तो स्केलेबिलिटी हुई ना। नहीं नहीं, अब सवाल है, आपने एक हाइपरवाइजर को तीन तीन मशीनों में तोड़ा, VM1, VM2, VM3 में, ठीक है? जी 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 बाद में आपने VM3 मशीन को खत्म कर दिया, जी। तो क्या उसकी रिसोर्सेस ऑटोमेटिकली VM1 में या VM2 में चली गई, या हाइपरवाइजर के पास वापस आ गई? वो तो हाइपरवाइजर के पास वापस आई ना, तो वो हाँ, हाइपरवाइजर उसको कर सकता है, उसको दोबारा उसके अंदर नहीं कर 2 और सकता 1 है, के। सवाल मेरा जी ये है, अगर वो मजीद उसको देना चाहता है, VM1 को VM2 को देना चाहता है मजीद, तो उसके जी। लिए क्या VM2 को बंद करना पड़ेगा या नहीं? सवाल ये है यहाँ पे। हाँ, इसका तो नहीं मुझे आइडिया, मैं वही कह रहा हूँ कि ये वर्टिकली चलाया जाता है, हाँ, ये ये हॉरिजॉन्टली वर्टिकल, ये तो नहीं ना है। वर्टिकल बनेगी, ये वर्टिकली, हाँ। वर्टिकल होगा। सवाल ये हम्म, नहीं कि वर्टिकल हो नहीं सकती। यहाँ पे मैं जी। और नवेद बात ये कर रहे हैं कि वर्टिकल स्केलिंग होती है क्लाउड में, लेकिन क्या मशीन को बंद करना होता है या नहीं? जहां तक मैंने देखा है, बंद करना पड़ता है मशीन को, फिर उसमें हम नहीं, मजीद रैम या CPU ऐड कर सकते हैं। हाँ, हम्म, आई थिंक इसमें इसमें ये था कि मेरे ख्याल में पहले जो AWS का था, मैं AWS की बात कर रहा हूँ, कि उसके अंदर बंद करना पड़ता था, लेकिन फिर AWS ने बाद में उसके अंदर कुछ इस तरह निकाला कि आपको बंद नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट मेरे ख्याल में कर देते हैं। हाँ ठीक है, वो किया है, लेकिन वो भी उन्होंने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे रखा है, प्राइवेट के ऊपर वो अभी भी नहीं लेके आए। समझ आ गई? यानी कि वो मशीनें जो आप AWS से खरीदते हैं, जैसे पूरी डेडिकेटेड मशीन है, उसकी हम्म, वर्टिकल स्केलिंग आप नहीं कर सकते बंद किए बगैर। हम्म। अच्छा कर अच्छा, उसी की हाँ सकते हैं ठीक है। जिसके अंदर हाइपरवाइजर होगा। हम्म, ऐसा ही है ना। यस। अगर आपने पूरी मशीन ले लिया, इसमें उसके अंदर हाइपरवाइजर नहीं है, वो VM नहीं आपने उसके अंदर बनाया, वो हाँ, पूरी मशीन आप एक एप्लीकेशन के लिए यूज कर रहे हैं, अगर यस उसके अंदर आपने वर्टिकली करना है तो वो शट डाउन करेंगे। यस, प्राइवेट में। सही। प्राइवेट। तो वो ये, लेकिन खैर मतलब मफहूम यहाँ पे क्लियर ये होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है और वर्टिकल वर्टिकल। स्केलिंग क्या होती है। मतलब अगर ये सही। चीज हमें समझ में आता है, और वो अगर हमें डेटाबेस की दुनिया में अगर आपको स्केलिंग करनी हो, तो आपकी पहली प्रेफरेंस वर्टिकल स्केलिंग होती है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल नहीं होती। ठीक है? अच्छा, जी। उसके बाद
मजीद चल रहे हैं। शहजाद भाई, हम हमारे साथ अहमद में हैं? भाई मैं सुन रहा हूँ। अरे 5 मिनट की ब्रेक मिल सकती है, नमाज का टाइम यार मगरिब का जा रहा है। ठीक है सर, नमाज पढ़ लें आप लोग, मैं पॉज कर लेता हूँ। सर जी रिकॉर्डिंग पॉज कर लें, नमाज पढ़ के आते हैं। मैं ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने अभी ब्रेक से पहले एडवांटेजेस पढ़े। अच्छा, दोबारा से ये यहाँ पे लेके आए कैपिटल वर्सेस ऑपरेशनल, जो हम अपने पहले लेक्चर में कर चुके हैं कि ऑपरेशनल कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट में क्या फ़र्क होता है। दूसरी चीज़ ये कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ कंजप्शनल बेस्ड मॉडल, यानी कि उसका मतलब होता है कि कोई अपफ्रंट कॉस्ट नहीं होती, आपको कोई चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑफ कोर्स ये पब्लिक क्लाउड की बात हो रही है, प्राइवेट की बात नहीं हो रही। जो चीज़ आप यूज़ करते हो उसके उतने ही पैसे देते हो, और जब आप वो चीज़ इस्तेमाल करना बंद कर देते हो तो आप उसके पैसे भी नहीं देते। ये है आपका कंजम्पशन मॉडल, जितना खाओगे उतना पे करोगे, पे एज यू गो वाली बात है। ओके, अब है डिस्क्राइब डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज। देखो, हमने पहले पढ़ा था 3 क्लाउड मॉडल, पब्लिक, प्राइवेट, हाइब्रिड, और अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्लाउड सर्विसेज के डिफरेंट क्लाउड सर्विसेज क्या हैं। तो हमारे पास 3 मॉडल है, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है, और ऑफ कोर्स इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी काफी लंबी चौड़ी इन्होंने कहानियां बताई हुई हैं कि IaaS क्या होता है, PaaS क्या होता है, SaaS क्या होता है। नवेद और इजाज को तो ऑलरेडी इन चीज़ों का बहुत अच्छी तरह इल्म है। और शहजाद भाई, आपसे जो मेरी पहली चलो, बात हुई थी तो हमने, याद है, इसके ऊपर थोड़ी सी बहस की थी। आपने व्हाइट बोर्ड पे तीनों को टीच किया था। बिल्कुल सर, कि IaaS, PaaS और SaaS में क्या फर्क होता है। देखिए, जी जी बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब होता है कि आपके हार्डवेयर उनका है, उसकी मैनेजमेंट आपकी है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करेंगे, उसके ऊपर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, जितनी भी बिल्कुल लाइब्रेरी चाहिए वो इंस्टॉल आप करेंगे, चलाएंगे आप, आपकी जी जिम्मेदारी ये बिल्कुल। है, हार्डवेयर की जिम्मेदारी उनकी है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ठीक है, और जी जी इसके 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 मुतरादिफ जो आपका अपना डेटा सेंटर होता है, उसमें हार्डवेयर भी आपका होता है, पावर भी आपका होता है, सिक्योरिटी भी आपकी होती है, हर चीज आपकी जिम्मेदारी होती है। करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। जी जी लेकिन IAS में क्या हुआ, पावर उनकी जिम्मेदारी, इंटरनेट उनकी जिम्मेदारी, सिक्योरिटी उनकी जिम्मेदारी, जी हार्डवेयर जी की फेलियर की, हार्ड डिस्क की, CPU की, रैम की, हर चीज की जिम्मेदारी उनकी है, आपकी कुछ नहीं है। आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके ऊपर तक जो OSI लेयर है वो आपका जी है। जी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उसमें लाइब्रेरीज वो देते हैं, सिर्फ आप एप्लीकेशन के लेवल की जिम्मेदारी आपकी होती है, वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस होता है। SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, आप सिर्फ इस्तेमाल करते हो और उसको पैसे देते हो। जैसे एग्जांपल हमने उस दिन ली थी, यूट्यूब है, यूट्यूब किस डेटा सेंटर में लगा हुआ है आपको कोई इससे कंसर्न नहीं है, वो किस जी जी मशीन बिल्कुल। पे चल रहा है वो भी आपको कंसर्न नहीं है, वो लिनक्स के ऊपर है या विंडोज के ऊपर है आपको नहीं है, कौन उसको मैनेज कर रहा है वो आपको नहीं है। आपका काम यह है कि अकाउंट बनाना, अपनी वीडियोस उसके ऊपर चढ़ाना और लोगों को शेयर करना। इसी तरह आपके बिल्कुल पास दोस्त। गूगल का ईमेल एड्रेस होगा, हॉटमेल का होगा, याहू का होगा, किस सर्वर पे चल रहा है, क्या उसकी रैम है, क्या CPU है, कौन उसको मैनेज कर जी रहा है, हमें हम उसको से इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सिंपल। सही। ये सारे क्या हैं, SaaS प्रोडक्ट, SaaS सॉफ्टवेयर सैस। एज अ सर्विस है। ठीक है, जी दुनिया जी पहले डेटा सेंटर से निकल के क्लाउड पे गई, अब जी क्लाउड में IaaS से उठ के PaaS पे जा रही है और PaaS से उठ के SaaS में जा रही है। ठीक है, दुरुस्त क्योंकि दुरुस्त। वो लोग कहते हैं कि यार हमसे पैसा ले लो, बाकी सारा काम खुद करो। मुझे याद है, एक जमाना होता था जब शादियां होती थी तो खाना पकाने वाला भी घर में आता था, वो सब्जियां भी लेके आता था, गोश्त भी लेके आता था, वो सब आपके साथ, हर चीज जिम्मेदारी है। अब भजन लेगो का सामान लाना पड़ता था अमन भाई। हर चीज, हर चीज। जी जी अब जी जी
बल्कि तो आपको तो वो शेफ को भी लेके आना पड़ता था, है ना। बिल्कुल अब बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हो गया भाईजान, हमने एक फोन किया, केटरिंग वाले ने आके टेबलें भी लगा दी, कुर्सी भी लगा दी, मेजें भी लगा दी, खाना खिला भी दिया, लपेट भी दिया, और आपसे बोला कि भाई इतने पैसे दे दो, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल दुरुस्त। ये मॉडल हमारे जिंदगी के अब हर शोबे में चला गया है इसी तरह। चला गया है जी, बिल्कुल। तो इस पेज पे अगर आप देखेंगे तो यही यही मॉडल पे वो बात बात कर रहा है कि आईएएस सर्विस, पैस सर्विस और सैस सर्विस में क्या होता है। एक बात जो जी सब जी याद रखने की वो ये है कि सैस सर्विस इस्तेमाल करने में बहुत आसान है, लेकिन आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई भी कंट्रोल कंट्रोल नहीं। नहीं होता, बिल्कुल दुरुस्त। आपका कंट्रोल होता है आईआईएस पे, क्योंकि आप चूज करते हैं कि कौन सी मशीन होनी चाहिए, कितनी स्पेक की मशीन होनी चाहिए, कितना उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, लिनक्स होगा, विंडोज होगा तो कौन सा होगा, सर्वर होगा, मिलेनियम होगा, विस्टा होगा, एक्सपी होगा, X7 होगा, 10 होगा, जो भी होगा ये आप चूज करते हैं, वो लोग चूज नहीं करते। पैस में और सैस में वो चीजें आपको खुद बना के देते हैं कि भाई खाने ही तो खाओ वरना घर जाओ, ठीक है। दुरुस्त। और ये उन्होंने लिखा है कि आईएएस के एडवांटेजेस ये हैं, और पैस के एडवांटेजेस ये हैं, और डिसएडवांटेजेस ये हैं। सैस के ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो मतलब उन्होंने एक टेबल बना के दिया है, और अगर आप इस टेबल को देखें कि ऑन प्रेमिस जो आपका अपना डेटा सेंटर होता था सर, उसमें स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंप्यूट, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मशीन, हर चीज आपकी ग्रीन आपकी जिम्मेदारी है। ग्रीन का मतलब है यू मैनेज, ठीक है। क्लाउड की दुनिया में आईएएस में देखें, स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंप्यूट माइक्रोसॉफ्ट वाले करते हैं, बाकी सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी। पैस में स्टोरेज, नेटवर्किंग, कंप्यूट, वर्चुअल मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम, रन टाइम, ये उनकी जिम्मेदारी है। आपकी एप्लीकेशन और डेटा एक्सेस आपकी जिम्मेदारी है। सैस में डेटा एंड एक्सेस आपकी जिम्मेदारी है, यूजर नेम लॉगिन बनाना आपका काम है, बाकी हर चीज उनकी जिम्मेदारी है। तो ये शेयर्ड मॉडल है, वो पढ़ ले। दूसरी अब आ गई है एक नई टेक्नोलॉजी, नई तो नहीं है लेकिन अब हम बात करते हैं, उसको हम कहते हैं सर्वरलेस टेक्नोलॉजी। सर्वरलेस, सर्वरलेस का मुराद ये नहीं होती कि ये मतलब हवा में चल रहा है। सर्वरलेस का मतलब ये होता है कि अभी आपको अपनी एक वेबसाइट चलानी है सदा साहब, ठीक है, आप कोई काम करते हैं जी चीजें खरीदने या बेचने का, आपकी एक जी जी वेबसाइट है, वो वेबसाइट कहीं चल रही है, उसके लिए एक सर्वर चाहिए। अब आपके पास तीन मॉडल हैं सर, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तीन है कि आप इन तीनों में किस जगह पे अपनी वेबसाइट चलाना चाहते हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि मैं आईआईएस के ऊपर अपनी मशीन पे वो अपनी अपनी वेबसाइट चलाऊंगा, और जब मेरी जी जी वेबसाइट चलेगी लोग आएंगे, ऑर्डर देंगे, और मैं बेचूंगा। ओके, आपने अगर सबसे पहले जमाने में होता तो सर डेटा सेंटर आपको बनाना पड़ता ना, मशीन बिल्कुल खरीदनी पड़ती, उसको ऑर्डर देना पड़ता, ये सब काम करना पड़ता। अब तो क्लाउड का जमाना आ गया है, तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं आईआईएस में। जब सर आप आईएएस में आए, आप अजोर के पास आए, अजोर ने आपको 10 मिनट के अंदर मशीन खड़ी करके दे दी, आपने अपना वेबसाइट उसके ऊपर डाली और वेबसाइट चलने लगी। अब क्योंकि आपकी मशीन ऑन है सर, तो आपको पैसे पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज पूरा दिन गुजर जाता है, 24 घंटे आपकी मशीन चलती है, कुछ $10 आपका बिल आया है या $5 बिल आया है, लेकिन आपने कोई चीज बेची नहीं, को आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आज आया ही नहीं, ठीक है जी सर। बिल्कुल जी जी अमित भाई। तो फिर आप कहते हैं कि यार मैंने कि आज तो मेरा तो सिर्फ पेट्रोल ही जला, है ना। अपने वो बिल्कुल, कहते हैं ना, टैक्सी वाले यही कहते हैं ना अपने पाकिस्तान में, कि यार सारा दिन मैं घूमता रहा लेकिन सवारी ही ना मिली, है ना। सवारी ना मिले, जी यानी जी। कि हमने पैसे ही जला, अपने पेट्रोल जलाया लेकिन कुछ मिला नहीं। तो इसी तरह आपकी जो वेबसाइट है, ऑल्दो वो ऑन है, लेकिन आज आपकी कोई कोई बंदा भी आपकी मशीन पे आया नहीं है, कोई ग्राहक आया ही नहीं। इसी तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। अब अगर आपको पांच जी जी डॉलर एक दिन का पड़ रहा है, तो 7 दिन में $35 पड़ गया आपको। $35 का जी, मतलब यह है कि आपकी जेब से पैसा चला गया, लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिला वापसी में। कुछ तो भी नहीं अब मिला। आप कहते हैं कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि मेरी ये कॉस्ट भी कम से कम हो जाए। तो उसका एक तरीका है सर्वरलेस।
सर्वरलेस से मुराद ये है कि मैं आपकी वेबसाइट को की ऐसी प्रोग्रामिंग करूंगा कि जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आता है, जैसे आपकी वेबसाइट का नाम है shehzad.com, कोई बंदा लिखता है www.shehzad.com, जब कोई बंदा अपने वेबसाइट पे ये अपने वेब ब्राउजर पे लिखेगा और उसकी रिक्वेस्ट डेटा सेंटर में आएगी माइक्रोसॉफ्ट के, उस वक्त ये आपकी सर्वर खड़ा होगा, सर्वर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपकी एप्लीकेशन डाली जाएगी और चीजें चल पड़ेंगी। ठीक है, ये चीज है सर्वरलेस टेक्नोलॉजी, जो हम आगे जाके इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वरलेस का मतलब यह है कि जब ऑर्डर आया उस वक्त चीजें आपकी खड़ी हुई, ताकि आपका मीटर भी उस वक्त चले, समझ आ गई। और जब कोई आपकी वेबसाइट पे नहीं आया तो ना आपके लिए कोई मशीन भी खड़ी नहीं हुई, तो ना नेटवर्किंग की जरूरत नहीं पेश आई, तो आपको जीरो कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, ये सर्वरलेस टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी एक फील्ड है, वो हो गई है क्लाउड में, और आइंदा आने वाली क्लासों में हम इसको बार बार पढ़ेंगे। तो इसलिए अभी के लिए इतना ध्यान में रखें कि सर्वरलेस कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि एक ऐसी चीज जो मुझे उस वक्त मिले जब जरूरत हो, ना कि ऑलरेडी बनी हुई हो। समझ आ गई मेरी बात? बिल्कुल जी। अहमद भाई, इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जी सर बोलिए। वो ये है कि जैसे हमारा नॉर्मल क्लाउड आर्किटेक्चर के अंदर जो हम वर्चुअल मशीन खड़ी करते हैं, वो जो बिलिंग होती है उसकी, वो होती है पर आवर के बेस पे। अब मैंने मिसाल के तौर पे एक वर्चुअल मशीन बनाई, मैंने भले 5 मिनट यूज किए, ठीक है सर। लेकिन क्या होगा कि मुझसे माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन जो है ना, पूरे घंटे के चार्ज कर लेगा। ठीक है, ठीक है, या ये हुआ मैंने 1 घंटा 15 मिनट के लिए चलाई, 2 घंटे के पैसे देने पड़ गए। ठीक है, मेरे के बाकी के जो मिनट जो मैंने यूज नहीं किया उसके भी पैसे देने पड़े। ये है इसका एक एडवांटेज वर्चुअल मशीन का। उसके पैरेलल जो हमारा ये सर्वेलेंस वाला चक्कर है, इसके अंदर वो पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं। यानी कि मैंने 1 मिनट यूज किया, अब मेरे पास जो विजिटर आया वेबसाइट के ऊपर, वो 1 मिनट रहा, 2 मिनट रहा, 3 मिनट रहा वेबसाइट के ऊपर, ब्राउजिंग की, ऑर्डर परचेज किया, जो भी किया उसने, जितना टाइम उसने लगाया ना, वो पर मिनट के हिसाब से जो है ना वो मुझे बिलिंग करेगा अमेजोन या वो AWS जो वो माइक्रोसॉफ्ट है बेसिकली। तो यानी कि मेरी जो बिलिंग जो है ना उससे इम्प्रूव हो जाएगी, रादर देन कि मैं 1 घंटे के पे करूंगा, पर मिनट के हिसाब से उस चीज के पे कर रहा हूँ कंप्यूट पावर के पीछे। सर्वर तो ऑब्वियसली जो होंगे वो चल रहे होंगे, जितने पावरफुल चाहिए होंगे, डेटाबेस चाहिए या जो कुछ भी रैम चाहिए, वो तो हो सकता है एज इट इज रहे पीछे बैकग्राउंड में। लेकिन जो असल मेन इम्पैक्ट पड़ता है वो बिलिंग के ऊपर पड़ता है कि जो वर्चुअल मशीन की बिलिंग है वो पर आवर के हिसाब से होती है, और जो इसकी होती है वो सर्वरलेस के अंदर। लेकिन तुम दूसरा देखो नवेद, IAS में आपकी मशीन तो ऑन है ना, आपकी तो मतलब उसमें कोई आए ना आए, आप पैसे तो दे रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, IAS के अंदर जो है आपका, वो तो आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बाय किया है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी मशीन क्योंकि पावर ऑन है, आपकी मशीन चल रही है, अब उसमें कोई आए ना आए, जो तुम बात कर रहे हो वो पैस पे है। ठीक है, पैस और सैस के ऊपर ये है, ज्यादातर पैस के ऊपर है कि आप एक दफा आते हो, आप जैसे कि बंदा शहजाद भाई की वेबसाइट पर आया, वो 10 सेकंड के लिए आया और बंद करके चला गया, देखिए शहजाद भाई को घंटे का पैसा पड़ जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैंने जो पढ़ा था कि AWS वाले पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं यहाँ पे, और योर का मैंने पढ़ा था कि वो पर मिनट्स के हिसाब से चार्ज करते हैं, कोई भी उनकी जो सर्विस। इन्होंने चेंज किया है, अजूर वालों ने चेंज किया है, ये AWS वाले अभी भी घंटा ले रहे हैं जी। और योर वाले जो है ना मेरे ख्याल से पर मिनट के हिसाब से चार्ज करते हैं। पर मिनट पे आ गए, पर मिनट क्या मतलब इवन वर्चुअल मशीन का भी पर मिनट के हिसाब से? यप जी। अगर मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि ये बहुत बड़ी हमने अभी रिसेंटली एक्टिविटी की है, 70 टाइम्स चीपर है अजूर AWS से, 70 टाइम्स। और उसकी 70 टाइम्स जो आती है वो काफी फैक्टर्स की वजह से आती है। एक तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें लाइसेंसिंग का मिलता है,
क्योंकि वो लाइसेंसिंग, क्योंकि विंडोज की चल रही है आपको उधर, वो लाइसेंसेस आपको दे देते हैं क्लाउड के ऊपर भी, तो आपको लाइसेंस खरीदना नहीं पड़ता, लेकिन AWS में आपको करना पड़ता है। दूसरा चीज कि जो डिस्काउंटेड आपको लाइसेंस पे मिलता है माइक्रोसॉफ्ट होने की वजह से, वो आपको AWS नहीं दे सकता। तीसरी चीज ये कि बिलिंग इंक्रीमेंट AWS की ज्यादा है, वो घंटे की है, ये पर मिनट की है। तो अगर कोई भी लार्ज स्केल चीज में चलाऊं तो मुझे एटलीस्ट 70% चीपर पड़ती है Azure पे एज कम्पेयर टू AWS। और लार्ज स्केल में भी इतना फर्क हो, थोड़े छोटे स्केल में आएंगे 50 होगा, छोटे भाई, उससे इस छोटे तरह। पे क्या होगा, $5 हो जाएगा तो $6 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो तो वो तो हम वो कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब कि बिल्कुल। इस वक्त हमारे पास चल रहे हैं तकरीबन 20 से 25 हजार IAS सर्वर, ठीक है। तो भाईजान वो बहुत बड़ा फुटप्रिंट चल रहा है। तो सही बात। ये अभी सिर्फ हमारी 40% ऑफ सर्विसेज क्लाउड पे आई हैं। 2022 तक हमें 90% अपनी सर्विसेज लेके आनी है इसके ऊपर। मैं बता देना कब करना है, फिर मैं बता दूंगा मेरे पास कब टाइम है। सर हाजिर हो गया मैं आपके लिए। हाँ, मसला नहीं। अगर मुझे शिफ्ट भी होना पड़ा तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा, मसला नहीं है सिर्फ तुम्हारे लिए। सर मैं सर क्लाउड में रह के फिर शिफ्ट क्यों होना है? हाँ नहीं शिफ्ट भी होना पड़ा, अगर सर्वर को निकाल के अगर मुझे जबरदस्ती वहां पे लगाना भी पड़ा फिर मैं वो भी कर दूंगा, क्योंकि इनका तो प्राइवेट क्लाउड होगा ना। सही बात है। बस ठीक है, डन हो गया। इसी बात पे जो है आप पहला जवाब दे दें जरा। क्या बात है? जवाब कहाँ से आ गया बीच में? नॉलेज चेक है। अच्छा, which of the following choices in a cloud computing कर रहे हैं? पहला वाला। मैं किधर ध्यान है भाई का लगता है। पहला वाला, किधर ध्यान जा रहा है। बहुत ज्यादा जा रहा है। नास शहजाद भाई, अच्छा मुझे देना है या शहजाद भाई को देना है? नहीं आपने दे दिया ना, शहजाद भाई से भी तो हाँ। पूछूंगा मैं। अच्छा शहजाद भाई। जनाब अहमद भाई। सर पहला सवाल पढ़ें जरा, उसको सोचें और फिर हमें बताएं कि उसमें से कौन सा आपको जवाब सही लग रहा है। Which of the following choices is not cloud computing category? इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बहुत सी नवे पूरे सौ। ये इसमें अहमद भाई नैस नहीं है। आपने नैस ताला लगा जी। देते या फोन ऑफ फ्रेंड करें आप? नस जी, जा। हैं आसिम भाई को मिला है फोन ऑफ फ्रेंड में? ऑप्शन खुले हैं आपके लिए। ऑप्शन खुले हैं आपके लिए। चले भाईजान, तो नवेद भाई जरा दूसरे का बता दें आप। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं क्या लिखा हुआ है। मुझे फोन कर ले। अच्छा ट्रू बताना है इसमें। ट्रू बताना है? हाँ ट्रू बताना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? यार मिडिल वाली लग रही है मुझे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यू आर रिस्पांसिबल फॉर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट यू यूज ऑपरेटिंग, क्योंकि नहीं एक मिनट रुको यार, तो ट्रू और फॉल्स का चक्कर जो होता है बड़ा वो चक्कर हो जाता है फिर ऑपरेटिंग कैपिटल एक्सपेंस योर। नवेद प्रेशर महसूस कर रहा है क्योंकि लास्ट टाइम इसका गलत हो गया था। हाँ सही बात है। यू आर थोड़ा सोच के देना चाहिए। You are सर आप responsible। फोन ऑफ फ्रेंड कर सकते हैं, वरना 50-50 की भी हमने ऑप्शन दी हुई है। भाई बताएंगे कि कितने का सवाल है उसी हिसाब से दूंगा, फिर फोन फ्रेंड को भी आधे पैसे देने पड़ जाएंगे यार। मुझे कर ले, मैं तुझे फ्री में कर देता हूँ, बता दे। में तो ये आता है यार कि उसके ऑपरेशंस जो है वो मैनेज करने के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंस में आपको उसका खुद इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदना पड़ता है। तो कैपिटल एक्सपेंस यू आर रिस्पांसिबल फॉर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट यू यूज, वो तो नहीं हो सकता लास्ट वाला। कैपिटल एक्सपेंस वो नहीं है। यू आर ओनली रिस्पांसिबल फॉर द कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। Operating expense, you are responsible for the computing resources that you use.
तो परचेजिंग एंड मेंटेनिंग योर कंप्यूटर, तो पहला वाला तो नहीं लग रहा यार, क्योंकि परचेज तो नहीं करते ना आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर, तो पहला वाला ही गलत हुआ यानी कि दूसरा पहला वाला तीसरा ठीक हो गया। फॉल्स है भाई, वाह भाई, पहला वाला फॉल्स है, आखिरी वाला फॉल्स है, तो मिडिल वाला फिर ट्रू हो गया ना। ओए होए होए होए। ये कह रहे हैं आप? हाँ, क्योंकि पहला वाले के अंदर देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कह रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर आप कंप्यूटर खरीदते थोड़ी हैं, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑफ परचेजिंग। मेरे ख्याल से तीसरा नहीं ठीक है। ना ना, और विद कैपिटल एक्सपेंस यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट यू यूज, नहीं वो तो पे एज यू गो होगा ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो आप नहीं करते उसमें। यार बड़ा कंफ्यूजिंग सा है वैसे, टू बी ऑनेस्ट। नवेद के बच्चे। मिडिल वाला ही सही है हाँ। मेरा ख्याल, Operating expense, you are only responsible for the computing resources दैट यू यूज। that you use. हाँ, हाँ यही सही लग रहा है, मिडिल वाला ही सही लग रहा है यार। जाने दो। शहजाद भाई, जनाब अहमद भाई, तीसरे के लिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? इन चारों में से हाइब्रिड भी हमने पढ़ा, प्राइवेट भी पढ़ा, पब्लिक भी पढ़ा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हमने पढ़ा। क्या बात है, ये होता है भाई, देखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन से बंदा चलता है। सही बात। या भाई मेरे में एलिमिनेशन वाले भी ऐसे थे, जुड़वा भाई लग रहे थे सारे। आसिफ भाई, आसिफ भाई जी जी आ सर। जाओ, मैदान में आओ। Which of the following choice is not benefit of using cloud service? तो जियोग्राफी आइसोलेशन ही है सर। वो तेरी खैर, बंदा तो ऐसा पढ़ के आया है कि सबकी ऐसी की तैसी कर दे। नहीं सर। क्या बात है। ओह क्या बात है सर। सबके सही हो गए भाई, सबको एक दो दो पपियां मिलेंगी, एक इधर एक इधर। नहीं, मेरी तू ले ले। मेरा सर पर्स भर गया पपियों से, कितनी ये गड्डी करूं। अहमद भाई, जी सर। ये पप्पियां सिर्फ अल्ताफ से इनकी है, कोई और चंगा पता नहीं, कोई और सा। नहीं जी, अल्ताफ भाई की ही ना, मिलती है खाली। सर उसमें एक एक लचक होती है, आपको रस होता है, आपको समझ में नहीं आएगा। नहीं वो ये ना अहमद भाई, दूसरे बंदे का मुंह ही सड़ जाए।